हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। तो पहले मैं अपने एक बच्चे के लिए थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अपने स्टाइल में थोड़ा वेलकम करना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को अक्षत के बारे में वैसे सबको पता है, तो कम से कम मेरे बच्चों को तो पता ही है। इवन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी के थ्रू पता है। तो जैसा कि सब लोग जानते हो, कभी बालक आईआईटी दिल्ली में है, इलेक्ट्रिकल में है, और एडवांस में इनकी रैंक थी 531। तो ये जर्नी जो होती है, स्टार्ट तो कहने के लिए 3-4 साल पहले जेई प्रिपरेशन की जर्नी है। बट ये याद रखो, एक सपना पूरा करने के लिए ना हमेशा दो सच्चे लोगों की जरूरत होती है। और ये दो सच्चे लोग जो होंगे, हर एक के जीवन में होते हैं। और ये कोई और नहीं, ये दुनिया के सबसे अच्छे मास्टर यानी कि हमारे पेरेंट्स होते हैं। ये आपके जीवन में सबसे अच्छे और सबसे अच्छे आखिरी दोस्त भी होते हैं, क्योंकि इनके बाद, इनके अलावा जितने भी दोस्त होते हैं ना, वो दोस्त ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कदम कदम पे अपनी दोस्ती प्रूफ करनी पड़ती है। इट्स लाइक गिव एंड टेक, बिजनेस डील। ये अकेले और आखिरी ऐसे दो लोग होते हैं जो इस डील में सिर्फ तुम्हारी जीत चाहते हैं। तो किसी देखो, सारे पेरेंट अपने बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो पेरेंटिंग होता है ना, मतलब मैं खुद एक पेरेंट हूं, तो मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ ये कितनी सुंदर जर्नी होती है। जब नन्हे नन्हे कदमों से बच्चा घर में आता है, तो उस समय खुश होकर के पेरेंट्स पहली बार लाइफ में एक सफल झूठ बोलते हैं। क्या? इसको बस प्यार करेंगे, ये जैसा करना चाहेगा वैसे ही करने देंगे। और ये ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के झूठ बोल रहे थे, ये उस समय दिल से निकला पहला सच था, जो कुछ ही घंटों बाद झूठा होने वाला है। क्यों? उसके बाद एंट्री होती है बाकी लोगों की। बाकी लोग में आस पड़ोस के भी लोग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। वहां से वो प्यार धीरे धीरे काफी स्टेजेस से गुजरता है, जहां पर लोग आपको जज करेंगे, चेक करेंगे। आपके अपने ही बच्चे पर ना स्ट्रिक्ट होने को ऐसे तमगा लगा देंगे कि आप शायद अच्छे पेरेंट नहीं हैं। ये समय समय पर अलग अलग प्रकार के लोग आपसे कहे अनकहे भाषा में आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए एक पेरेंट कुछ समय के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अपने ही बच्चे से पहला वादा जो किया था वो पूरा करना चाहिए, कि मैं तुझे हमेशा प्यार करते रहूंगा, जो तू करना चाहता है मैं वो करने दूंगा। या ये जो सब कह रहे हैं कि थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओ ताकि बच्चा सही जगह पहुंच जाए, इनकी बात मान लेनी चाहिए। इस संशय के बीच से सही पैसेज बनाना और वो पैसेज बच्चे तक पहुंचाना, ये बहुत आसान नहीं होता है। और मैं पिछले 25 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं लगभग लाखों बच्चों के सक्सेसफुल जर्नी का छोटा सा पार्ट रहा हूँ। मैंने ये देखा, उन सब में एक कॉमन है, मैं पूरी ईमानदारी से बोलता हूँ, किसी भी मास्टर या किसी भी कोचिंग से बच्चे को सफलता की गारंटी नहीं मिलती। इस गारंटी का सबसे पहला सर्टिफिकेट पेरेंट से मिलता है। पेरेंटिंग कितनी खूबसूरत आर्ट होती है। एक सच्चा प्यार करने वाला सबसे पहला और सबसे बढ़िया दोस्त, जो तुम बोल नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, तब वादा कर दिया था कि तू जैसा करना चाहेगा करने दूंगा, सिर्फ तुझसे प्यार करूंगा। वो समय के थपेड़ों से, रिश्तेदारों के दबाव से में आकर के बदलने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद
उसने ये निश्चय किया कि नहीं, मैं इतना नहीं बदल जाऊंगा कि जो मैंने पहला वादा किया था वो अधूरा हो जाए। इस पैसेज में से वो जगह बनाना और बच्चे की सही आइडेंटिटी पहचानना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। तो ऐसे जितने भी बच्चे जिनके जो आईआईटी में गए हैं या जो अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, इनके सबसे बड़े हीरो उनके अलावा उनके माँ बाप हैं। आप समझ रहे हो कितना बड़ा धर्म संकट होता है, किस धर्म संकट से ये बच्चे गुजर सकते हैं अगर वो अच्छा अनुशासन और अच्छी दोस्ती का तालमेल सही पैमाने में ना करें। तो मैं जिस बच्चे के बारे में बताना चाहता हूँ, इनके पापा जी से मेरी बात हुई थी जब ये शायद 9th में थे। ये कोविड टाइम चल रहा था। तो उस टाइम पे मैं 9th के बच्चे नहीं लेता था, 9th और 10th फाउंडेशन नहीं पढ़ाता था। हालांकि मेरे यहाँ से फाउंडेशन का एक बच्चा 101 रैंक गया था, हर्षवर्धन। बट वो घर का बच्चा समझो, ऐसा था। मैं ऐसा फॉर्मली कोई क्लास नहीं लेना चाहता था। मुझे लगता था कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। बट उन्होंने मुझे कॉल किया और एक दो बार में मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कि भाई साहब हम नहीं लेते। बट वो अ, उन्होंने कुछ और ही निश्चय कर रखा था। मतलब ये एक पेरेंट का विजन भी हो सकता है। तो कई बार हाँ ना करने के बाद एक दिन ऐसा मौका आया, और इसमें भी उन्हें का टैलेंट है कि उन्होंने मेरे जैसे आदमी को कन्विंस किया। मैं पहले से मान के बैठा था ना, भी कोई मुझे बोले म्यूजिक सिखाओ, मैं नहीं सिखाना चाहता। तो फिर भी कोई कन्विंस कर ले, उतना ही था। और मैं पहली बार मिला इस बच्चे से, और मतलब जैसी मुलाकात होती है साधारण मुलाकात ही थी। और बच्चा कॉन्फिडेंट था, बच्चे का अपना एक विजन था। मैं पहली मुलाकात में किसी बच्चे को बहुत अच्छा या बहुत कम अच्छा या बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसा जजमेंट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये ट्राई करता हूँ कि क्या हम दोनों का बॉन्ड अच्छा चलेगा कि नहीं। तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत एनर्जेटिक था। बट उस बच्चे का अपना एक वर्जन हो सकता है मेरी मुलाकात का। और समहाउ ही कन्विंस्ड। और 9th 10th में मैं इतने छोटे बच्चों को पढ़ाने में पक्का बोर हो जाता। मैं ईमानदारी से बताऊं, ये क्लास मैं नहीं लेता था, वो क्लास मुझसे करवाता था। जैसे 2-3 क्लास के बाद वो जिद करना कि मुझे ग्राफ सिखाओ, या ग्राफ से लॉग के क्वेश्चन। मैंने एक दिन गलती से उसको बोल दिया ग्राफ से सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। बेवकूफी थी। जैसे सबको बोलता हूँ वैसे उसको भी बोल दिया था। अब वो मेरे पीछे लग गया कि अब इसका भी ग्राफ से बताओ, इसका भी ग्राफ से बताओ, इसका भी ग्राफ से बताओ। अभी कैसे बताऊं? मैं उसको टालता था कि चल परसों बता देंगे, 2 दिन बाद पक्का बता देंगे, अगले हफ्ते पक्का बता देंगे, सच बता रहे हैं। लेकिन मैं भूलना चाहता हूँ, वो भूल नहीं रहा है। पीछे ही लग गया है, भाई साहब आपको सिखाओ। अब वो मुझसे लॉग, साइन, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी क्वेश्चन आइडेंटिटी के कर रहा है, वो बोल रहा है इनमें पक्का कोई ग्राफिकल मेथड होगा, बताओ। अब हमारी समझ की एक लिमिटेशन हो सकती है, मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, अ, अब चूंकि इस पड़ाव पे खड़े होकर के पीछे मुड़ करके देखोगे, तो आपको बड़ा मजेदार इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरी क्लास होती थी 2:30 से 4:30, और मेरी एक क्लास 2 बजे छूटती थी, तो आधे घंटे का ही स्कोप होता है खाना वाना खाने का। जैसे ही 2:30 होता था ना, बच्चा डॉट एंट्री करता था जूम में, और अगर मैंने जूम में उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका कॉल भी आता था। तो मेरी वाइफ बोलती थी कि अभी ये 9th 10th में है, अभी से इतना ऑब्सेशन क्यों है? तो जब मैंने भी मुलाकात जब आईआईटी के बाद इस बच्चे से हुई थी, तो मैंने उनको याद दिलाया कि जानते हो ये वही बच्चा है जो अक्सर 2:30 पे आता था और आंदोलन कर देता था, जल्दी करो मुझे क्लास लेना है, क्लास टाइम हो गया, 2:31 होने वाला भी, आप पता नहीं क्या करो। मतलब उसे रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि 2 मिनट और दे दे, खाना खाने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो पंक्चुअलिटी, ऑब्सेशन, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, सबको मिला करके अगर एक शकल बनाओगे, उसका नाम है अक्षत गुप्ता। और ये
जितने भी बच्चे अच्छे होते हैं उनके माँ बाप कैसे होते हैं, ये मेरा भरोसा फिर से बढ़ गया। मतलब इनके पिताजी, ये 2 साल 3 साल भले इन्होंने तैयारी की होगी, जितना भरोसा उनको अपने इस बच्चे पर था, जैसे 9 10th में जब ये था, जितनी कॉन्फिडेंस से वो मुझे बोलते थे, अरे सर आप पढ़ाओ, ये ऐसा कर देगा, ये रेड बुक कर देगा, येलो बुक कर देगा, मैं इसको कोऑर्डिनेट करा दूंगा, है ना। जितने कॉन्फिडेंस से वो बोलते थे मुझे, क्योंकि मैं इसको पढ़ाता था, तो मुझे पता था कि व्हाट ही इज प्रोजेक्टिंग एंड व्हाट ही इज एक्चुअली, दोनों में गैप है। लेकिन वो गैप कुछ दिनों बाद भर जाता था। जैसे डैडी इज एज्यूमिंग कि बच्चा यहाँ पर है और बच्चा एक्चुअली वहां नहीं है, ऑनेस्टली उस टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बच्चा ना उस भरोसे को जीत लेता था, कुछ ही 10 15 20 दिनों में वो उस गैप को फिल कर देता था। तो ये ऐसा नहीं था कि बच्चा दौड़ रहा था, ये वो उनकी तरफ से एक विजन होता था, वीकली मंथली, और वो इस विजन को चेस करता था। पप्पा इनके एकदम नारियल थे, ऊपर से सख्त और नीचे से दिल पिघल चुका हुआ पानी होता था। खूब डांट पड़ती थी, और मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हेडमास्टर हुआ करते थे। और मुझे याद है कि वो 3 साल में कम से कम 500 बार उन्होंने बोला होगा ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। बट इतना भी बुराई नहीं करते थे कि सामने वाला जज कर ले कि साथ हम किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चा इसका मतलब अच्छा नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी ऐड करते थे कि सर यहाँ 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 इसने बहुत अच्छा किया है, ये ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज ये लड़का आईआईटी दिल्ली में है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ये किसी कोचिंग या किसी टीचर की बदौलत नहीं है, उनका हिस्सा हो सकता है। ये अगर यहाँ पर पहुंचा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान इसके पापा का है, पेरेंट्स स्पेशली पापा। बिकॉज पापा से मैं बहुत ज्यादा टच में रहा हूँ, पापा से मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में रहा हूँ। मतलब ये दीवानगी अगर किसी भी माँ बाप में आ जाए तो बच्चा यहीं पहुंचे। देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना, एक माँ को उसे हंसाने के लिए एफर्ट नहीं लगता है, पूरी दुनिया उसको नए नए लैंग्वेज से हंसाने की कोशिश करती है। वो बच्चा होशियार होता है, वो अपनी मर्जी से कभी कभी हंस देता है, कैरेट डाल देता है, भाई साहब लगे रहो तुम, कभी कभी हम थोड़ा स्माइल कर देंगे। लेकिन जिनके लिए वो बहुत एफर्टलेस होता है, उन्हीं का नाम पेरेंट्स है। और ये बात सिर्फ बचपन तक ही सीमित नहीं होती है, पूरे जिंदगी ये उनके हाथों में है। उनको ये आर्ट बहुत अच्छे से पता है कि हमारा पप्पू कैसे मुस्कुरा सकता है, इसकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमजोरी है। ये मतलब इसको ऐसे समझो ना, एक पिता वो पर्दे के पीछे खड़े होकर के जो बढ़िया अभिनय करता है, बच्चे को ये लगता है कि वो मुझे नहीं देख रहा है, उसके सारे लक्षण से वाकिफ होता है, बिना उसे कुछ कहे, बिना उसे आमना कॉन्फ्रंट किए, वो सारी बातें जानता है उसके बारे में। उसे पता है किस टाइम पे इसे टोकना है। और दूसरी तरफ सरल हृदय वाली सिंघम माँ, ये बुरी तरह से हमेशा काली अवतार में होती है कि बस तुमको मिल जाओ तो धो देंगे बस, है ना, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पे बस तुरंत करेक्शन। धो देने का मतलब तुरंत करेक्शन, इंस्टेंट करेक्शन। बहुत जरूरी है, मतलब दे आर पोल्स अपार्ट बट देयर मिशन इज द सेम। मतलब माँ का काम ये है कि हम आज का हिसाब कल पे नहीं छोड़े, गवर्नमेंट जॉब जैसा है, तुरंत अभी तुम्हारा टैक्स बनता तुरंत दो भाई साहब, तुमने अभी मस्ती किया ना, ये ले चमाट, इसका हिसाब कल नहीं करेंगे, कल वाला अलग रहेगा। और पिताजी जो है वो गोदाम है, वो एक दिन सुनामी बन करके आते हैं, बट उनको पता है कि किस जगह आपके इस फीडबैक को शेयर करने से आपका करेक्शन हो सकता है बिना आपसी रिश्ता खराब किए। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम साफ मिरर कर रहे हैं और निशान शकल पे था। तो इसीलिए मैं मेरे लिए ये मैं हमेशा बच्चे के साथ ही सिर्फ एफर्ट नहीं डालता, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें घर में व्हाट इज लाइक एनवायरनमेंट कैसा है, पेरेंट कैसे हैं। कभी कभी ना पेरेंट से मिलने के बाद
हमारा बच्चों से तालमेल बहुत बेटर हो जाता है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स। हमेशा बच्चा और टीचर ही अच्छा मिल करके करेगा जरूरी नहीं है। पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो एसोसिएशन होता है ना, उसका कितना मैजिकल खूबसूरत रिजल्ट हो सकता है, वो आपके सामने है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स को ये जरूर बताएं कि अ, कितना बड़ा आर्ट अगर मिस हो रहा है तो उसे मिस ना होने दें। मतलब अभी पिछले कई सालों में मैंने दो कैटेगरी में अगर मैं बांटूं, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स को मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बड़ी क्लासेस में भी पढ़ाया हूँ जहां पर एक बैच में 100 या उससे ज्यादा बच्चे हुआ करते थे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट हम तक नहीं पहुंच पाते थे, बच्चे ज्यादा होते थे, हम भी नहीं कोशिश कर पाते थे। और बच्चों के कुछ हालात और लक्षण भी ऐसे होते थे कि शायद मिलने पर मुश्किलें बढ़ेंगी। उनके रिजल्ट और जिनको हम बहुत अच्छे से मिलते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, उनके रिजल्ट, सेम टीचर है, सेम क्लास है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो आई वेलकम माय रॉक स्टार, माय सुपरस्टार, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, अक्षत गुप्ता। एंड मैं ऑलरेडी इसे क्लास में पढ़ाना मिस कर रहा हूँ। ऑब्सेशन, खुद से डिसाइड करना कि मैं कल ये करना चाहता हूँ, इस प्रकार की क्लैरिटी होना कि मैं ये चैप्टर बहुत दिनों से नहीं किया है, या आप मुझे डायरेक्ट इस चैप्टर में ये टेस्ट दे दो, मुझे लगता है कि मैंने इस चैप्टर से यहाँ 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 के क्वेश्चंस किए हैं, कुछ और हो तो बताओ। इस टाइप का विजन और क्लियरिटी होना, आई थिंक इन सभी का निचोड़ है अक्षत गुप्ता। जिन लोगों को लगता है कि इसके सारे दिन बहुत अच्छे थे, तो मैं आपको निराश करूंगा। सारे दिन एक जैसे नहीं थे। आ, साधारण बच्चों की तरह भाई ने गेम खेल के भी टाइम निकाले हैं, खराब किए हैं, वो खुद ही बताएंगे। और कभी कभी ऐसे भी टाइम आए हैं जब बहुत स्टूपिड स्टूपिड गलतियां करके बहुत कम मार्क्स भी लाए हैं। कभी कभी कुछ ऐसे बैचेस के साथ टेस्ट लिखे हैं जहां पर आ, अचानक से बहुत धराशायी हो गया मार्क्स और वो खुद घबरा गए। हाँ, लास्ट में भी ऐसा हुआ है। और जो मटेरियल आप लोग सॉल्व करते समय घबरा रहे हो कि यार मुझे इसमें 2 5 3 ही 4 ही आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं, क्या इनके साथ भी ऐसा हुआ था? बिल्कुल इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक्सरसाइज 5 या जीएमपी या जो भी नाम लो आप, इन सभी में उतनी ही घबराहट, उतनी ही टेंशन, उतनी ही चिंता इनके साथ भी सवार थी। और 9 10th में, 11th में मुझे काफी ठीक लगे थे, क्योंकि 9 10 में काफी अच्छा किया था उन्होंने। मैं चाहूंगा कि अपनी जर्नी वो अपने मुंह से बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, और ड्रीम बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना। लेकिन देखो ना, यहाँ पर दोस्ती सिर्फ बच्चे से नहीं थी, यहाँ पर दोस्ती पूरे फैमिली से थी। और मैं इसके रिजल्ट का पूरा श्रेय इसकी मेहनत के साथ साथ बहुत बड़ा श्रेय के पापा को देता हूँ, मम्मी को देता हूँ। तो ओवर टू यू अक्षय। सबसे पहले बताओ गुरु, सबसे पहला और जरूरी क्वेश्चन, कैसे हो? जी सर। कैसे हो बच्चे? अच्छा सर। तो इस समय कहाँ पर हो? आईआईटी बॉम्बे, सॉरी आईआईटी दिल्ली? नहीं, अभी तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे दिल्ली में ही नानी नाना जी के घर है, वहाँ पे आया हुआ हूँ। ओके। कैसा है कैंपस? कैंपस तो अच्छा है। वैसे तो सब बोलते कि छोटा है, बट शुरुआत में जब मैं गया था मेरे को लगा था कौन सी भूल भूल रही है, मैं फंस गया हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता रास्ते। बट अभी तो काफी रास्ते पता लग गए, तो ठीक है। मतलब वैसे तो ओवरऑल कैंपस ठीक है, बट ज्यादा घूम नहीं पाया अब तक क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं है, क्योंकि मेरा लेग इंजरी है, तो इसलिए ज्यादा घूमा नहीं अब तक मैंने कैंपस, पर जितना देखा है अच्छा है। मैं बता दूं, एग्जाम्स के बाद, एग्जाम्स के बाद या रिजल्ट के बाद था? एग्जाम्स के बाद, हाँ एग्जाम्स के बाद। एडवांस के दिन ही शाम को हो गया था। हाँ, एडवांस के दिन ही भाई साहब, ये न्यूटन्स के स्टैटिस्टिक लॉ को तोड़ते हुए ये चले गए क्रिकेट खेलने। पूरे 2 साल काउच पोटैटो बने थे, अचानक से इनको अंदर रजनीकांत आ गया और ये चले गए क्रिकेट खेलने। और इनका अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था? लिगामेंट टेयर हो गया।
लिगामेंट टेयर हो गया। और इन्होंने शाम को, मैं इन्हें फोन करके पूछना चाहता था कि कैसा हुआ पेपर आपका। हालांकि एग्जाम्स के जस्ट बाद हमारी बात हो चुकी थी, बट उसके पहले पिताजी ने फोटो भेज दिया कि देखिए ये पाँव में ऐसा लग गया है, बढ़िया स्टिकर। तो अभी पाँव ठीक हो गया बच्चे? वैसे रिकवरी हो गई है बट स्ट्रेंथनिंग पूरी नहीं हुई है अभी। मतलब कोई दौड़ाए भाग नहीं सकते हो? हाँ उतना भी, और स्पोर्ट्स वगैरह भी 2 महीने के लिए रिस्ट्रिक्टेड ही है। ओके। तो ये बताओ, तुम्हारे कैंपस में सबसे बढ़िया रैंक वाला बच्चा कौन आया है? बढ़िया रैंक मतलब मुझे पता नहीं ओपनिंग क्लोजिंग क्या है दिल्ली सीएस का। नहीं मतलब कुछ तो देखा होगा ना कि ये लड़के का ये रैंक रहा होगा ऐसे तो तुमसे। नहीं पता बट जो मेरे को पता है, जिनको मैं मिल चुका हूँ, एक 75 पता है, एक 89 पता है, जो हाईएस्ट पता है मेरे को। ओके। और जो 89 वाला है वो जयवीर सिंह करके नाम है, आईपीएचओ, वो सिल्वर मेडलिस्ट है। ओ ओके। तो ये बताओ, कॉलेज में जाने के बाद भी क्या ये रैंक वैंक लोग याद रखते हैं? नहीं, हमको तो पहले दिन ही हमारी ओरिएंटेशन में जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था कि अब आप अपना जेई रैंक बाहर छोड़ के आओ इस कैंपस के, और यहाँ पे आप अपना अपने आप को डिस्कवर करो, नया फेज है पूरा। जेई रैंक से काफी इंडिपेंडेंट है पूरी चीज में, जो भी होती है वो जेई रैंक से फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। ओके। ये ऐसा नहीं कहते तो क्या फायदा नुकसान होता? कोई खास नुकसान नहीं होता वो, एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि मतलब एंटायरली डिफरेंट है कॉलेज, और जेई की रिक्वायरमेंट्स अलग है बिल्कुल। कॉलेज में आपका स्किल सेट तो मतलब किसी भी चीज में, जैसे इसमें तो क्या आपको पीसीएम में ही अपना आपको डेवलप करना है, इसमें तो वहाँ आप अपने आप को डिस्कवर करो सिर्फ। और सिर्फ पढ़ाई नहीं है वहाँ पे, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा को करिकुलर सब कुछ है मतलब। तो आप ये नहीं कि जरूरी थोड़ा नहीं तेज है कि। बोलेगा तो और सुनाई देगा लड़के, थोड़ा सा तेज बोल। अब ठीक है। हाँ। ऐसा नहीं कि मतलब आपका कोई ऐसा है, जैसे मेरा भी था, अभी तो नहीं कर पा रहा मैं, बट कोई आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, या कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो सब कुछ है। जैसे आजकल हमारे यहाँ भी इंटर आईआईटीज के लिए टीम बनानी स्टार्ट कर दी है, उसके ट्राई आउट शुरू हो गए हैं। तो मतलब वही है, आप जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे है आईआईटी में, और आईआईटी का फायदा ही यही है कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो मिल सकती है आपको इंडिया में वो मिलेगी यहाँ पे। हम्म। वैसे उनके कहने का जो मतलब था ना, आदमी जब रैंक के रुआब में होता है ना तो दोस्ती नहीं कर पाता। और दोस्ती नहीं कर पाएगा तो सीखेगा नहीं। हो सकता है कि किसी बच्चे का तुमसे अच्छा रैंक नहीं आया हो, लेकिन उसका वो दिन खराब हो, वो बच्चा एक्चुअली में अच्छा हो सकता है। तो वो कॉलेज में पहले दिन रैंक इसीलिए भूलने के लिए कहते हैं कि ये एक क्राइटेरिया था यहाँ तक पहुंचने की। यहाँ के आगे का रास्ता इस क्राइटेरिया से तय नहीं। बिल्कुल नहीं। तो दैट वाज द प्रिंसिपल रीजन फॉर सेइंग दैट। अभी कितने प्रकार के बच्चों से मिले होंगे? पूरे इंडिया के बच्चे मिले होंगे तुमको? सबसे आई थिंक मैं एक और बच्चे से मिला हूँ जो आपके शायद से लास्ट में पढ़ने आया था, आपको पता होगा, अश्मित करके बच्चा हाँ हाँ, अपने। पालियस। हाँ वो मैं उससे मिल चुका हूँ। मतलब मेरे हमारी जैसे यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं बेसिकली लेक्चर्स के लिए, हम्म। तो वो मेरे ग्रुप में ही है। और मैकेनिकल ब्रांच का है, और मतलब मेरा दोस्त है, मतलब मैं मिल चुका हूँ उससे। मेरे को उसने उसी ने हाँ मुझसे बहुत। पूछा था कि तुम सूरत सर के रहते थे क्या, तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि वो लास्ट 2-3 मंथ्स में आया था आपके पास। हम्म। तो और कोई ऐसी चीज बताओ। एक बार बताओ, बच्चे इतने साल से इन इन सभी ड्रीम कैंपसेस के लिए चेस करते हैं, तो अभी आपको एक हफ्ते दो हफ्ते हुआ होगा। हाँ। एक हफ्ते दो हफ्ते में ऐसी कोई वाव वाली फीलिंग जिसको देख के लगा हो यार कि इतना मेहनत करना वर्थ था यहाँ आना? अ, जो मेन चीज है वो तब तक, जैसे मेन जिस चीज के लिए बेसिकली आईआईटीज रनाउंड है, जो जैसे प्लेसमेंट्स हो गए या और इवेंट्स वगैरह हो गए, जैसे यहाँ पे इवेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत जगह के स्टार्स, फिल्म स्टार्स और हर जगह के काफी मतलब पॉपुलर लोग आते हैं। तो वो सब तब तक एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला है, बट हाँ मेनली कैंपस जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे लैब वैब भी देखी है, तो लैब में जो इंस्ट्रूमेंट्स है काफी बढ़िया है, मतलब काफी वेल, जैसे आप
तुम्हारी जो 12th की लैब होगी उसमें मतलब उनको लगता होगा यार कहाँ आ गए, तो मतलब बिल्कुल इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बकवास टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पर जो लैब है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट मतलब काफी बढ़िया थे, मतलब पहले दिन तो काफी शौक लगा था कि मतलब इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी पॉसिबल है, तो फैसिलिटीज वैरायटी हर चीज की है, काफी अच्छा है। बाकी अभी तो 4 साल और है तो उसमें एक्सप्लोर करेंगे और पता चलेगा। देखो गुरु, ये सारे इंस्ट्रूमेंट किसी दुकान में बिकते हैं, और कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इस आराम से इसे प्रोक्योर कर सकता है। तो ये आपका जो कैंपस है, ये सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट्स, एक अच्छा मीन कैरेट है, बट जो बच्चे वहां जाते हैं, मतलब मैं बहुत सारे हाँ, इंस्ट्रूमेंट, बट उसको बच्चे तो जो पीयर ग्रुप है आपका वो तो हाँ, जैसे उसका तो जेई की तैयारी के दौरान भी फर्क वो मैं बता देता अभी बाद में कि बेसिकली आपका पीयर ग्रुप से काफी फर्क पड़ता है हर जगह। जेई की तैयारी के दौरान भी जिस एनवायरनमेंट में आप हो, जिन बच्चों के साथ आप पढ़ रहे हो, जिन बच्चों के साथ आप कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें यहाँ पे भी जैसे अभी जो इतने अच्छे बच्चे आए हुए हैं और प्लेसमेंट के टाइम भी पता चलेगा कि किस तरह से वो कर रहे हैं और उनका माइंड सेट भी पता चलता है कि किस तरह से है लोगों का। अभी तो लेकिन मैं सब लोग चिल्ले काफी ज्यादा। कहूँ, जैसे एक मूवी एक सिंगल स्क्रीन पे होता है, और वही सेम मूवी आईमैक्स या पीवीआर में चलती है। सेम स्टोरी, सेम मूवी है, बस खाली आप महंगा पैसा दे करके आप अपने बगल के ऑडियंस को थोड़ा बेटर कर लेते हो, जो को ऑडियंस होता है। तो आईआईटी मतलब एक ऐसा 4 साल आप मूवी देखने वाले हो, जिस मूवी में आप अपने पूरे जीवन को देखने वाले हो। उसको सिर्फ देखने वाले नहीं हो, उसको सजाने वाले हो। और उसके बगल में जो आपका ऑडियंस है, वो आपसे बेहतर है, ये इंश्योर करने के लिए आप इतनी मेहनत करते हो। अदरवाइज जो इंजीनियरिंग वहां सिखाते हैं, उसको कॉपी करना या फॉलो करना किसी और कॉलेज के लिए मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी इजी। बट जो को ऑडियंस होगा, जो आपका पीयर ग्रुप होगा, वो आप इंश्योर नहीं कर सकते। वो सबसे बेस्ट ब्रेन आपको वही मिलने वाला है आईआईटी में। तो आप समझ लो कि आप 2 साल इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हो, तो आपको बढ़िया सुंदर वाला खोपड़ी वाला दोस्त मिलने वाला है 4 साल। और ये 4 साल का नहीं, जीवन भर का दोस्त है। सो गुरु, एक बात ये बताओ, तुम्हारे जीवन में अभी आईआईटी रिजल्ट के बाद पेरेंट की नजर में क्या चेंजेस आया तुम्हारी लाइफ में? पेरेंट्स तो अभी खुश तो हैं ही ऑब्वियसली, काफी काफी रिलैक्स भी है। जैसे मैं तो ओनली चाइल्ड हूँ तो मतलब उनका पापा तो बोल रहे थे कि मतलब अब तो जो जीवन सफल हो गया, अब तो कुछ और है ही नहीं। मतलब जो जो उनको नॉर्मल है वो है। ऊपर से सबसे उनके लिए अच्छा मोमेंट ये था कि जैसे उनके फ्रेंड्स वगैरह को जब उन्होंने बताया और कॉलीग्स को भी जब उन्होंने बताया, तो एक कॉलीग जो है उनके और दोस्त भी हैं उनके, वो जब आईआईटी रुड़की से हैं, वो भी एमटेक उन्होंने किया है वहां से, तो वहीं के दोस्त हैं उनके, तो उन्होंने उनको बोला कि यार तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। अरे बाप रे! तो वो स्टेटमेंट सुन के वो काफी खुश थे और मेरे को भी अच्छा लगा कि मतलब मेरी वजह से उनको ऐसा सुनने को मिलता है। ग्रेट, ग्रेट, इट्स अ मोर देन एनी सिविलियन अवार्ड। अच्छा, एक बात ये बताओ गुरु, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, ये रिजल्ट अगर देखो तो टॉप 1000 में लगभग 1500 बच्चे गुप्ता, जायसवाल, ये वाल वो वाल, ये सर ये कौन सा? कुछ नहीं होता यार। मतलब मतलब कुछ ऐसा अब ये खास है क्या? ऐसे ये जिसका कुछ जरूरी नहीं है, पैटर्न है बस, तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। मतलब इसे हम ऐसे समझ लें कि आप इसे सीक्रेट ही रखना चाहते कोई हैं? सीक्रेट है नहीं सर। नहीं, एक बात तो समझ लो गुरु, ऑब्सेशन है। मैं तुमको एक कहानी और बताता हूँ। एक बच्चा 10th में था, और उसके पापा का बॉम्बे से आसाम ट्रांसफर हो गया था। वो मुझसे ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बच्चा नहीं, ये विदाई हो रही है उसका, है ना, कि सर अब मैं आसाम जा रहा हूँ, आप इसको देख लेना यार, है ना। हम्म। मुझे जैसे ही बात करके खत्म हुए, 2 घंटे बाद, सर अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसको आसाम लेके जाऊं, वहां से आप इसे जूम से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं वहां ऐसा कोचिंग में डाल दूंगा। नहीं 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 सर, मुझे लगता है कि यहाँ बॉम्बे रहेगा तो आप इसे महीने में एक बार मिल सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर 2 घंटे बाद आसाम ले गए तो सर, तो मतलब समझ रहे हो कितना धर्म संकट था। मतलब जिस दोस्त ने पापा के बहुत आसानी से बोल दिया कि आपकी नजर में इज्जत बढ़ गई,
उसको भाई साहब उन्होंने बहुत खून पसीना इकट्ठा करके कमाया है। कितना इमोशनली टर्मोइल हुए थे। मैं इन्हीं के पापा की बात कर रहा हूँ। उनका आई थिंक 9th से 10th के बीच में ना लड़के, हाँ, या होने 10th। वाला था, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहे थे, बट वो था कि हो हो सकता सकता है, मतलब है। काफी हाई चांस था, बट फाइनली नहीं हुआ। मतलब बट था कितना बड़ा मतलब। इवेंट था उनके लिए। हाँ, याद है मतलब ना? मैं भी काफी टेंशन में था बेसिकली, बिकॉज आसाम में ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, बट रिलेटिवली देखा जाए तो रिसोर्सेज कम है। और ऊपर से मेरे पापा का जहाँ ट्रांसफर हो रहा था वो रिलेटिवली काफी छोटा टाउन जैसा ही है, तो वहाँ पे जैसे मतलब जूम पे आप कनेक्ट करना है तो इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं, या इन जनरल भी वहाँ पे नियरेस्ट। हाँ, जूम नहीं, हमको फिजिकली कोई जिंदा मास्टर चाहिए। तो हो सकता है अवेलेबिलिटी थोड़ा आस पड़ोस में बढ़िया ना हो। काफी रिमोट टाइप का जगह था वो। तो उनका कंसर्न कितना बड़ा था, मतलब कितने इमोशनल टर्मोइल से वो गुजरे हैं। आई कैन। और तुम, ऐसा भी नहीं था 5 बच्चे हैं चलो एक नहीं हुआ तो चार में और कर लेंगे। गुरु, अकेला बच्चा हो और रॉकस्टार बच्चे हो, उनको पता था कि मेहनत करेंगे तो निराश नहीं करेगा। हाँ जी, अभी जिनको जो पूछना है आप सब लोग दिल खोल के पूछो। और मैं तुम्हें बता दूं अक्षत, मेरे क्लासेस में, मेरे स्टूडेंट में तुम सबसे पॉपुलर बच्चे हो। मतलब तुम आ रहे हो, ये सबके चेहरे, कई बार मुझे कई लोगों ने बोला कि सर अक्षत को बुलाओ, अक्षत को बुलाओ। बट मैं चाहता था तुम एक बार सेटल्ड हो जाओ तो फिर बुलाता हूँ। हाँ जी, जिसको जो पूछना है, ओवर टू यू गाइस। सर मैं पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल। भैया अगर सपोज आपकी कोई एग्जाम हुई और वो एग्जाम में ड्यू टू सम रीजंस आपके गंदे मार्क्स आए, तो हाउ डू यू मूव ऑन? लाइक आप उसमें क्या करते थे अगर गंदे मार्क्स आते थे तो? हाँ, शुरुआत में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं तो रोने ही बैठ जाता था। यार ये क्या हो गया, अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। आप एक बार पहले तो आप सबसे पहले, मैं तो ये करता था कि आधे घंटे अपने दोस्तों से बात करता था पहले, कि उन लोगों का कैसा हुआ है। अगर सबका ही खराब हुआ है तो ठीक है। अगर सिर्फ मेरा ही खराब हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम है। तो फिर मैं पहले पेपर एक बार खुद से देता था कि मार्क्स मेरे क्यों गए, मेरे को आता नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए गए, या सिली मिस्टेक्स हुई हैं। इसलिए मिस्टेक्स हुई हैं तो फिर उसको तो फिर आप एक वही, आप ऑलरेडी सबसे सुन भी लिया होगा अब तक, कि एक नोटबुक मेंटेन कर लो। फिर लोगों को लगता है कि यार सिली मिस्टेक्स के नोटबुक क्यों मेंटेन करनी है, उससे तो क्या है मतलब। बट फायदा मिलता है, वो बाद में आप रिपीट नहीं करते हो। तो वो है। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो वैसे ही आप अपने टीचर से बात करो एक बार, सर से बात करो कि मेरा इस एरिया में वीक है, और स्पेसिफिकली आप स्पेसिफिकेशन बताओ। जैसे कि कुछ बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, आप बोलोगे सर्कल, सर्कल में मुझे डाउट हुआ, बस सर्कल इतना बड़ा है, उसमें किस पार्ट में डाउट हो रहा है पहले आप, क्योंकि आप जब तक डेप्थ में नहीं जाओगे तब तक आपका फायदा नहीं होगा। तो आप डेप्थ पे जाके देखो कि किस टॉपिक में कहाँ मुझे तकलीफ आ रही थी, वो तुरंत क्लियर करो। अगर बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो, जैसे ऐसे भी टाइम आते हैं कि ऐसा होता है कि मतलब आप तैयारी करके गए थे अच्छी काफी, बट पेपर टफ आ गया और आपके मार्क्स फिर भी नहीं है, फिर काफी ज्यादा दुख होता है। तो उस समय फिर पेरेंट्स आते हैं। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करो तो वो आपको थोड़ा समझाएंगे, और बड़ा बात करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी से खुल के बता देते हो तो आपको अच्छा लगता है थोड़ा काफी। और आपसे दुनिया में और किसी को आपसे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके पेरेंट्स को आपसे फर्क पड़ता है, तो सिर्फ वही आपकी बात अच्छे से सुनेंगे, और आपको सजेशन भी देंगे कि ये क्या कर सकते हैं उस बारे में। बाकी टीचर्स को पता होता है, जैसे सर भी हैं, और जो, अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में भी हो तो वो लोग इस प्रोफेशन में इतने सालों से, तो उनको पता है कि किस बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बार टीचर से भी बात कर लोगे तो फिर उसमें भी वो भी समझा देंगे। बाकी मेनली वही दो टाइप की, से बताया, दो टाइप के एरर होते हैं। तो सिली है तो फिर मेंटेन करो रिकॉर्ड, और कोशिश करो कि आगे वापस ना हो, और कंसेप्चुअल हो तो फिर उसको जितना जल्दी पॉसिबल उतना जल्दी ठीक करो। ओके, थैंक यू भैया। सर मैं एक हम्म। सवाल पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, अरे आ गए तुम गुरु। हाँ सर, हेलो अक्षत गुप्ता सर, हेलो अक्षत गुप्ता भैया। हेलो। मैं दिल्ली का हूँ। जी। ये भाई साहब हमसे कह रहे थे कि हमारे यहाँ से कॉलेज इनका 2-3 किलोमीटर दूर है। तो शायद ये आपसे वहां डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। हाँ बोलो अक्षत, अगस्त्य। हाँ भैया, तो देखिए अभी जो मेरे टेस्ट मार्क्स है ना, ठीक ठाक ही आ हम्म। रहे हैं, बट इनको मैं इंक्रीज नहीं करता ऑब्वियसली। तो मैं देख रहा हूँ कि एक लार्ज चंक जो मेरा मतलब यहाँ लॉस होता है, कि मैं क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन है,
मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ बट वो बनता नहीं है, इसमें टाइम ही चला जाता है। मतलब मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और मतलब एक्यूरेसी हो जाए, ये कैसे ठीक करूँ? ये इसके दो हैं। एक तो मॉक टेस्ट जितने आप दोगे तो उसके आपको अपने आप समझ में से, अभी तो 11th में और 12th में हो? 12th में। अच्छा, तो अभी भी अब तो 12th में आए हो ना, मतलब अभी। हाँ हाँ मतलब हाँ। 2025 लिखेगा ये। तो अभी तो मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम 70-80 एटलीस्ट मॉक टेस्ट और लिखने वाले हो। तो उसमें तुमको अपने आप फील आ जाएगी कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने। बट एक, जैसे मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, और मेरे साथ एडवांस से भी हो गया था ये लास्ट में, एक्चुअल एडवांस में भी हुआ है कि क्वेश्चन डिसाइड नहीं हो पाया। बस मैं इसको प्रिवेंट करने के लिए छोटा सा था, मैंने बनाया था कि राउंड में पेपर लो। पहले मैं क्या करता था, 11th में मैंने गलती करी, मेरे सबसे गलती ही है ये, कि सब्जेक्ट वाइज पेपर करो। कि मतलब मेरा ऐसा था कि मेरा शुरुआत में ऑर्डर एमसीपी था। तो मैं ऐसा था कि मतलब मैंने मैथ्स उठाया, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जितना भी मुझे टाइम लग रहा है मैंने लगाया, और पूरा मैंने मैथ्स किया। और उसका था कि फिर मैं उसका कभी उसको रिविजिट नहीं करता था। फिर केमिस्ट्री किया पूरा, और फिर फिजिक्स किया पूरा, और फिर लास्ट में वैसे टाइम बचता ही नहीं था। पर बच गया तो फिर कुछ बच क्वेश्चन नहीं बढ़ने तो आता था। बट आई थिंक ये काफी गलत स्ट्रैटेजी है। पेपर को राउंड वाइज करना चाहिए। मतलब आप एक ऑर्डर तो आप फिक्स कर ही लो कि आप मतलब आप किस ऑर्डर में आप पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो। बट उसको आप राउंड वाइज करो। तो फर्स्ट राउंड में जब जाओ तो एकदम जो ऑब्वियस क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन हो, जो मतलब देख के बनने वाले हो या तुमको उसका पैटर्न पता हो, वो कर लो। हम्म सेकंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन तुम देखोगे जिसमें मतलब थोड़ा सा दिमाग, मतलब ऐसा होगा कि तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे या कुछ और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन वगैरह करोगे तो तुमको दिख जाएगा कि हाँ ये हो जाएंगे। थर्ड में आते हैं, तुमने कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे छोड़े होंगे जिसमें बहुत कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेटिव वाले होंगे। हम्म और तब तक आते आते यूजुअली वैसे तो पेपर टाइम खत्म हो ही जाता है, बट पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। लास्ट में अगर कुछ टाइम बचता है तो एकदम जो टफ वाले होंगे, जो हर साल मतलब सिर्फ टॉप 50 डिसाइड करते हैं वो क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चन से फिर ध्यान रख सकते हो। लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब जैसे जो तुम बोल रहे थे छोड़ने वाले, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो अपना तुम अभी से अगर स्टार्ट करोगे इस तरह से करना, तो लास्ट तक तुम फिल्टर आउट करना शुरू कर दो कि हाँ ये वाले क्वेश्चन है छोड़ने हैं मुझे, ये सिर्फ टॉप 20-50, मतलब अगर एस्पिरेशन है तो अच्छी एस्पिरेशन सबका ही होता है वैसे कि हाँ मुझे टॉप 50 में आना है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मतलब उनके लिए ही है सिर्फ। ऐसा नहीं कि मतलब तुमसे नहीं बनने वाला, बन सकता है, बट उस पे ये नहीं कि सारा टाइम उसी में बर्बाद कर दे उसी क्वेश्चन पे। तो आप टाइम मैनेजमेंट, वैसे मैंने अभी बोला तुम्हारे पास एटलीस्ट 70-80 मॉक टेस्ट और हैं, तो तुम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपना के देखो। राउंड वाइज टेक्निक वैसे काफी लोग यूज करते हैं, हम्म और वो ये रिकमेंडेड भी होती है। राउंड वाइज पेपर करोगे तो ऐसा भी, क्योंकि कई बार कुछ मेरे साथ ऐसा भी एक बार हो चुका है, जैसे सब्जेक्ट वाइज जो मैंने बताया कि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन देख नहीं पाया था एक पेपर में, और उसमें से 2-3 बहुत ही सिंपल थे। तो हम्म क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कभी भी। तो इसलिए राउंड वाइज में क्या होगा कि तुम फर्स्ट या सेकंड राउंड में आते आते ही तुम वो इजी वाले या जो डुएबल होंगे वो छाट लोगे। तो इससे तुम्हारा कोई जो ऐसा नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था मैं देख नहीं पाया इसलिए मुझसे नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं होना ये चाहिए। बच्चा जो कहना चाहता है ना, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग शुरू में जो बच्चा पहली बार पेपर लिखता है तो ऐसे ही लिखेगा, पीसीएम या सीपीएम जो भी उसका ऑर्डर रहेगा, वो हर एक को एक एक घंटा देना चाहता है। फिर ऑब्वियसली उसको इसमें इसको फिल्टर करना होगा उसे। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग 55 मिनट्स तीनों को देते थे। लास्ट में जो 15 मिनट एक्स्ट्रा बचता था वो ऐसे सब्जेक्ट को दे दो जो आपका फेवरेट हो, जिससे ग्रॉस बढ़ सकता है या जो आसान आया हो। बाद में हमने थोड़ा इसको और ट्विक किया। अब 1-2 महीना इसको करने के बाद हमने रियलाइज किया कि अभी एक स्टैग्नेंट पोजीशन आ गई है। उस स्टैग्नेंट पोजीशन से बाहर निकलना है। तो आप पढ़ाई कर करके नहीं बढ़ा सकते, फिर से आप थोड़ा स्टाइल चेंज करो। तो ये बच्चा जो कह रहा है, फिर हम लोग क्या करते थे कि 1 घंटे को, जैसे मैथ्स में 1 घंटा देना है, हमने उसको 20-20 के 3 स्लॉट्स बना लिए। मान लीजिए 25 क्वेश्चन करना आपको 1 घंटे में, तो 20 मिनट में 8 क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप पहले 20 मिनट में ट्राई करो 8 से 9 हो जाए। तो वो तभी हो पाएगा जब आपको ये स्मार्ट आइडिया मिल जाए, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो रेंडमली सेलेक्ट कर लें कि जो आसान है, जो थोड़ा सा काम करके हो जाएगा। तो एक तो आपका मोमेंटम सही है या गलत है, ये आप मैसेज 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा।
1 घंटा आपने दे दिया और आपको मालूम चला कि आपने कम क्वेश्चन सॉल्व किया, तो टाइम तो निकल गया। आपको 20 मिनट बाद मालूम चल जाएगा कि आपका मोमेंटम अच्छा है या कम अच्छा है, तो चेंज करने की जरूरत है या नहीं। फिर आप इसके थ्रू आप ये भी पता कर सकते हो कि 1 घंटे में कौन सा 20 मिनट्स आपका थोड़ा लेजी हो रहा है, स्लो हो रहा है। और जैसा अक्षत ने बोला, वो जो सबसे गंदे वाले क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली लास्ट के 20 मिनट्स के लिए बचेंगे। तो आप धीरे धीरे उस 20 मिनट्स को मास्टर करने की कोशिश कर सकते हो, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, जो बोला ना कि विच विल डिफरेंशिएट द टॉप स्लॉट विद अदर्स। तो और एक बात बता दूं, मैं यहाँ अक्षत से थोड़ा सा डिसएग्री हूं। किसी भी बच्चे को शुरू में ये नहीं पता चलता है कि वो 50 के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। हर एक बच्चा अच्छे रैंक की कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसे अगर मुझसे पूछो, मैं जितने बच्चों को जानता हूं, उन्हें बिल्कुल ये पता नहीं रहता है कि उनका ये वाला रैंक आने वाला है। लगभग एक प्रकार से दौड़ होती है उसमें। ये जो पेपर लिखने के स्टाइल है, ये आपको थोड़ा अच्छा और कम अच्छा बनाते हैं। आपके रिवीजन मैकेनिज्म्स, आप किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स को स्टीरियोटाइप कर देते हो सकता है 50 रैंक वाला बच्चा ऐसा ना करे। जैसे मैं जानता हूं ऐसे बहुत बच्चों को जो किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के थोड़े से न्यूट्रल से हो जाते हैं कि ठीक है, ये ऐसे ही रहने दो, मैं इसको ठीक नहीं करूंगा। अक्षत विल भी एग्री विद मी कि शायद अगर हम फिजिक्स थोड़ा और अच्छा करते, क्यों अक्षत, बराबर ना? हाँ सर। तो मतलब ये जो 531 है, इसमें से कोई एक डिजिट उड़ जाता, हमको पता है, बट ऐसा नहीं कि हमें ये पता नहीं था। बट एक टाइम के बाद थोड़ी सी मतलब आदमी स्टैग्नेंट सा हो जाता है। तो अगर आप उस अ, दीवार को तोड़ सकते हो, मैं किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर को स्टीरियोटाइप नहीं बनाऊंगा। तो स्टीरियोटाइप मतलब मैं ये मुझे नहीं आता है, या मैं इस टाइप के, जैसे एक डायलॉग बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते ही छूट जाता है, या डेफिनेट इंटीग्रेशन के मुझे फॉर्मूले नहीं आता, या एओडी तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मतलब ये स्टीरियोटाइप ही हुआ। और पहले आप झूठ बोलते हो, पहले आप एक्टिंग करते हो, या हो सकता है कि आपको सच में भूल गया है, लेकिन कुछ हजार बार करने के बाद भी आप यही लाइन बार बार अगर चिपकाते हो, दैट मीन्स आप लेबलिंग कर रहे हो हर एक चैप्टर। ये लास्ट में जाकर के आपको सिर्फ इतना ही याद रहेगा, आपको ये चैप्टर नहीं आता, जबकि वो ठीक हो चुका है, और वो एग्जाम्स में आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। हो सकता है किसी और नाम से भी बुलाते हो, बट मेरी लैंग्वेज में मैं यही बोल रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ। गो गो अहेड, और किसी को कुछ पूछना है, या अगस्त्य तुम्हें कुछ पूछना है तो यू कैन सर जैसे कंटिन्यू। आप बोल रहे थे ना, वो स्टीरियोटाइप वाला, सर मेरा वैसा केमिस्ट्री का है। पर सर मैं मतलब कितना भी ट्राई किया, बुक्स रीड किया, वो वीडियो देखा ऑनलाइन कभी, तो भी नहीं हो रहा है वो। तो क्या करना चाहिए केमिस्ट्री के लिए, मतलब स्पेसिफिकली? केमिस्ट्री के लिए क्या करते हो अक्षत, आपने क्या किया था केमिस्ट्री के लिए? आप चैप्टर बताओ एक बार, कौन सा दिक्कत हो रही है? अभी रिसेंटली तो केमिकल बॉन्डिंग मतलब बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। सर मुझे भी सेम। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आई थिंक मैंने तो क्लास नोट्स ही पढ़े थे मेजरली। बट बुक सॉल्विंग के लिए मैं बता सकता हूँ आपको। बुक सॉल्विंग आपने कोई करी है अब तक? हाँ मतलब नरेंद्र अवस्थी का थोड़ा सा देखा है। नरेंद्र अवस्थी तो फिजिकल केमिस्ट्री की है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग तो आईओसी का टॉपिक है। हाँ मतलब अभी मैंने उधर नहीं किया, बस मॉड्यूल सॉल्व किया केमिकल बॉन्डिंग के लिए बस। हाँ तो आप मतलब बेसिकली कोई क्वेश्चन का एक्सपोजर नहीं मिला है अब तक। क्वेश्चंस अच्छे जो हैं, दो किताब हैं इन जनरल आईओसी के लिए भी और केमिकल बॉन्डिंग के लिए स्पेसिफिकली। एक सुना भी होगा, वी के जायसवाल करके किताब आती है एक, वो काफी ये अच्छी है। ये बहुत अच्छा बच्चा है ये, मतलब बोर्ड में ऑल इंडिया रैंक 2 या 3 है, 10th बोर्ड में। अच्छा। तो आप मतलब अच्छा वाला आइडिया बता सकते हो उसको। हाँ ही इज अ तो वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी सिमिलर टू यू। सिंघानिया का टॉपर भी है, सिंघानिया स्कूल का। वी के जायसवाल करके एक किताब आती है, उसमें मतलब काफी चैप्टर अच्छे दिए हुए हैं, बट स्पेसिफिकली केमिकल बॉन्डिंग काफी अच्छा है उसका। और उसमें केमिकल दो पार्ट में दिया हुआ है जहां तक मुझे याद है। एक में 250 क्वेश्चन थे और दूसरे में 200 क्वेश्चन थे। तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा कि क्या है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग मेनली प्रैक्टिस बेस्ड है। वो थोड़ी बहुत ही थ्योरी है उसमें, बाकी दिमाग वाला चीज है। तो दिमाग वाली चीज
मैथ्स भी क्या है, मैथ्स दिमाग वाली चीज है। तुम क्या करते हो, तुम क्वेश्चन लगाते हो उसमें ज्यादा। तो आईओसी में एक दो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, और एक आगे चल के पढ़ोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स करके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। वो वाले चैप्टर, ये दो चैप्टर दिमाग वाले हैं। तो इनमें जितने क्वेश्चन आप करोगे तो उससे आपको और फायदा मिलेगा। तो एक पीके जायसवाल हो गई, और एक ई बुक आती है पीएमएस की, पीयूष माहेश्वरी सर करके हैं, उनकी ई बुक आती है। आप वो भी टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगी आराम से। उससे सॉल्व कर सकते हो ये दो चैप्टर। ये दो केमिकल बॉन्डिंग के लिए स्पेसिफिकली है। और आईओसी के लिए एक और तीसरी किताब भी है जो यूजुअली ब्लॉक केमिस्ट्री में लोग यूज करते हैं। वो कपिल वाधवा करके किताब आती है। मैंने कपिल। मेनली कपिल वाधवा, कपिल वाधवा, वीके जायसवाल, पीएमएस, ये तीनों इस समय कोटा में भी टीचर्स भी हैं, इस समय पढ़ा भी रहे हैं वो लोग वहीं पे। और उनकी तीनों की बहुत ही अच्छे टीचर है, तीनों की ये बुक्स हैं। मैंने कोई भी बुक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करी है। सिर्फ मेरे मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि यार इस किताब में ये चैप्टर अच्छे दिए हुए हैं, तो ये कर लो। एग्जाम्पल इसमें मैंने देखा, कपिल वाधवा की ब्लॉक केमिस्ट्री अच्छी है। इसमें वीके रसाल में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह काफी अच्छा दिया हुआ है। तो वैसे ही आप अपने टीचर वगैरह से पूछो, ये किताब बहुत कॉमन है, वो आपको बता देंगे कि इसमें ये चैप्टर अच्छे दिए हुए हैं, तो हाँ, वो मतलब आप मेडिकल स्टोर कंप्लीट जैसा कर है लो। जहाँ पर सारी दवाइयां हैं, बट आपको प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से ही लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि करने को तो एक सोर्सेस तो एक क्वेश्चन इनफाइनाइट है। था, ये केमिस्ट्री में याद करने का कोई टेक्निक है क्या? जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फॉर्मूलेस बहुत सारे थे, है ना? तो इनको याद करने का कोई स्टाइल था तुम्हारा जो मतलब अनकॉमन हो और बताना चाहते हो? मैं, जैसे लोगों के बहुत सारे मेथड है। कुछ लोग फ्लैश कार्ड वगैरह बनाते हैं, मेरे को आलस आता था, मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं फ्लैश कार्ड वगैरह तो नहीं बनाता था। मैं उसी चीज को रोज रिपीट करता था, मतलब रिपीटेशन से याद करता था बेसिकली चीजों को। मतलब बार बार मैं वही चीजों को बार बार देखता रहता था। जब भी टाइम मिले तो मैं आईओसी पढ़ता था। मतलब जब भी मैं फ्री हो, वैसे मैथ्स या फिजिक्स पढ़ के थक गया हो दिमाग, तो आईओसी में ज्यादा, क्योंकि आईओसी में इसमें रहता है दिमाग का सिर्फ आपका वही है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग। और ऐसे ऑर्गेनिक में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो सिर्फ याद करने वाले, तो वो स्पेसिफिक चैप्टर्स में बाबा देता रहता था। और ऊपर से टेस्ट पेपर्स भी यहाँ पे फिर हेल्प करते हैं कि टेस्ट जब होते थे तो पता जाता था कि यार ये वाला एरिया मुझे याद नहीं है, तो इसको मुझे देखना है। तो फिर मैं टेस्ट के एक हफ्ते बाद हमेशा उसको देखता रहता था, जितने बार मैं देख सकूं, और फिर वो अपने आप याद आ जाता था। बेसिकली रिपीटेशन मेरा की था। एक टेक्निक सर ने बताया था, वो मैंने केमिस्ट्री में तो कभी यूज नहीं किया, बट मैंने कोनिक सेक्शन के लिए वो यूज किया था, कि आप फॉर्मूले एक रिकॉर्ड करो अपनी आवाज में। आप फॉर्मूले बोलो कंटिन्यूसली, और उससे याद करो, मतलब बाबा सुनो उसको। मतलब मैंने यही किया था। आई थिंक हाइपरबोला में वही आलस के कारण मैंने नहीं किया था, बट पैराबोला लिप्स के लिए मैंने बनाया था प्रॉपर। एक तो मेरा 20 मिनट का भी एक वॉइस रिकॉर्डेड था मेरे पास, जिससे मैंने सारे पीटीआर, सारे फॉर्मूले, चाहे वो कितना भी बेसिक हो, लगे कि यार ये तो याद रह ही जाएगा, फिर भी बोलो उसके अंदर, सब बोल दो उसके अंदर। और फिर उसको जब भी टाइम मिले, सोने से पहले या कभी भी, सुन लिया उसको एक बार, तो उससे रिपीटेशन से ही रिटेंशन बढ़ेगा। मतलब कुछ लोग तो नेचुरली, लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, मैं उनमें से नहीं था। मेरे को तो बहुत दुख होता था, मतलब रटना मारने में। तो इसलिए मेरा की मेनली रिपीटेशन होता है। भैया जेडीली यूज करना चाहिए रेफरेंस के लिए कि नहीं? मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उतना। अगर तुम ओलंपियाड का सोच रहे हो तो अच्छा है आईओसी के लिए, बट जेई के लिए नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आई थिंक टीचर्स और टीचर के नोट्स ही काफी मोर देन इनफ है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको पता है कि जेई वाला कितना पूछने वाला है। जेडीली में काफी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। मतलब अगर ऐसा है तुम्हारे टीचर जो जेडीली से तुमको छाट के दे दे, हाँ ये वाला सेक्शन पढ़ लो, तो अलग बात है। बट पूरा पढ़ना मेरे हिसाब से बेवकूफी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। सर मैं पूछ सकता हूँ क्या? थैंक हाँ अक्षत भैया, तो ये अभी मैं अपना अटेम्प्ट रेट कैसे इंक्रीज करूँ? आपको पता है, आपको अपना पहला प्रॉब्लम बोल दिया था, तो मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, अपना अटेम्प्ट रेट कैसे इंक्रीज करूँ मैं? अटेम्प्ट क्या? अटेम्प्ट रेट अटेम्प्ट रेट्स मतलब मतलब क्या है? मतलब अटेम्प्ट रेट किस मतलब चीज? मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ विदाउट मतलब विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो वही ना, तुम मैक्सिमम क्वेश्चन पे ध्यान ही मत दो। जितना कर रहे हो उतना सही करने की कोशिश करो, जितना हो पा रहा है। किसने बोला? अगर
एक चीज ये है, अगर तुम्हारी तैयारी में दम है तो अगर पेपर तुम्हारे टफ है, सबके लिए टफ होगा। तो अगर सबके लिए टफ है तो तुम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो ना, तुम इस पे ध्यान दो कि या मैं जितना कर रहा हूँ उतना सही करके आऊंगा, भले ही मैं कम क्वेश्चन करके आऊँ बाकियों से। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग होता है। ये शुरुआत में मेरे को भी समझ में नहीं आया था 11th में, मैं भी ऐसे भागता था कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है जबरदस्ती। मतलब पूरा पेपर में तो पूरा, ये बोर्ड नहीं है कि पूरा पेपर लिख के आओगे तो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाओगे तो फिर नंबर दे देंगे। वो बोर्ड में ही था, यहाँ पे पेपर कंप्लीट नहीं करना है तुम्हें, यहाँ पे पेपर को मोस्ट एफिशिएंट वे में सॉल्व करना है जिसमें तुम्हारे मैक्सिमम आउटपुट आ सके। तो उस पे इसलिए मैं क्वेश्चंस पे मत ध्यान दो, अपने एक्यूरेसी पे फोकस करो। और स्पीड ओवर द टाइम, अब जैसे भी मैंने बोला था, बस इतने मॉक टेस्ट देने तो मैं अभी स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी। अभी प्राइमरीली जस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी। हाँ, और एक और क्वेश्चन कि आप दिन में कितने क्वेश्चन करते थे? फिक्स नहीं था यार, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट पे था कि क्या पढ़ने का मन कर रहा है। तो मैथ्स होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते थे हम्म जो, और अगर केमिस्ट्री वगैरह कर रहे हैं तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते थे। डे टू हम्म डे डिपेंड करता था। मैं ऐसा, मेरे नंबर ऑफ आवर्स भी कभी फिक्स नहीं थे और ना ही मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स था। मेरे को जब जैसा मन करता था, फील आती थी, उसके अकॉर्डिंग मैं करता था। मतलब जब जितना मेरे को मजा आना चाहिए था, मतलब मेरे को जैसे सर ने ग्राफ का भी बताया कि ऐसे मैं जब स्टार्टिंग पे आया तो मतलब जैसे उन्होंने मुझे जब ग्राफ इंट्रोड्यूस किया तो मुझे मजा आने लग गया था, इसलिए मैं इतना इंक्विजिटिव हो गया था उस बारे में। तो जब आपको अपने आप किसी चीज में जब मजा आए तो पढ़ो, बिना मजे के पढ़ोगे तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो हम्म वो एक तरह से तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा सो लो। मैं तो कहता हूँ कि जब भी टाइम मिले तो अच्छे से सो जाओ आराम से और फिर रिफ्रेश होकर पढ़ो। हाँ, ये फिजिक्स में रोटेशन चैप्टर कैसे किया था? मेरा भी वीक ही था काफी। फिजिक्स बहुत बढ़िया वाला था। रोटेशन तो काफी वीक था मेरा भी लास्ट पॉइंट तक। देखो इतना स्ट्रेस मत लो, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर नहीं करोगे तो मतलब तुम्हारा जेई नहीं हो पाएगा। रोटेशन को मैंने तो एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे कर रखा था, मतलब कैसा था कि मतलब बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ जाए तो मुझसे बन जाएगा। बट इसमें मेन तुम्हारी हेल्प तुम्हारे टीचर ही कर पाएंगे रोटेशन में। अगर टीचर अच्छा जो है वो तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए रोटेशन के, वो अच्छे से मतलब अनलेस तुम्हें पता नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, तब तक नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली वो तुम्हें काफी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक बार पहले अपने सर से बात करो कि सर मुझे इस टॉपिक में इस पार्ट में डाउट हो रहा है, और अगेन जैसे मैंने बड़ा स्पेसिफाई किया करो कि मुझे एंगुलर मोमेंटम में दिक्कत हो रही है या रोलिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो स्पेसिफाई करो उस टॉपिक को पहले पढ़ो उनसे और फिर उस पर शीट मांगो। और मिनिमम जिस स्पेसिफिकली जिस टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है उनके कम से कम 50 क्वेश्चंस करो, उसके बाद ही वो टॉपिक ग्रुप में आएगा। मेरा फिर भी मतलब मेरा मैं इस पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा कि मेरा खुद का रोटेशन काफी वीक था और मेरे एडवांस में 3 सवाल आए थे जिसमें से मैं एक छोड़ के आया था। हाँ, मेरा एक और सवाल था। आपको पता ही होगा कि आई थिंक क्वेश्चन के दो कैटेगरी होते हैं, एक स्टैंडर्ड और यूनिक। मतलब आप हम्म, समझ सकते हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो मतलब आपको यूनिक क्वेश्चंस पे अच्छा ग्रेड आपको कब आया था? वो तो बहुत बाद में ही आ पाता है हम्म क्योंकि देखो यार, सोर्सेज भी इनफाइनाइट है, क्वेश्चंस भी इनफाइनाइट है। हम्म तो आप यूनिक क्वेश्चंस पे, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स में फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से अगर मैनिपुलेशन करोगे, इसका कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा, कोई कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन होगा, कोई अलजेब्रा का हम्म क्वेश्चन होगा, जिसमें इस तरह से करोगे तो ही ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो हम्म इस टाइप के क्वेश्चन तो तभी हो पाएंगे ना जब तुमने उस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा। तो उस पर तुम दिमाग, जैसे मैंने अगेन जो मैंने राउंड वाला स्ट्रैटेजी तुमको बताया, कि तुम्हारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे फर्स्ट और सेकंड राउंड में फिल्टर हो जाने चाहिए। तुम्हारा ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि तुम स्टैंडर्ड क्वेश्चन और जो हम्म। स्टैंडर्ड और यूनिक के बीच वाले हैं वो तुम फर्स्ट सेकंड राउंड में लटका दो। और फिर बचे हुए वही अगेन प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसा खास सबके लिए टफ। अगर अनलेस कोई इनको बहुत अच्छा आईक्यू का बच्चा हो तो अलग बात है। इनको ये जानने में खुशी होगी कि जो कुछ डिफिकल्ट बुक्स हम लोग करते थे लास्ट में, कैलकुलस में या मिसलेनियस वाले में या जीएमपी, तो इनको ये जानने में प्रसन्नता होगी क्या तुम्हें भी उसमें स्ट्रगल होता था। जीएमपी तो पहले दिन देख के रोना आ गया था मेरी आंखों में, क्या कर लिया मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है उसका, वो मॉड वाला,
भले ही मेरे को ग्राफ पसंद था बट स्टिल मेरे को आई थिंक मैं पहली बार सॉल्व नहीं कर पाया था। मैंने 10th में पहली बार जीएमपी देखी थी और सर ने आई थिंक फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करने को दिए थे, 10 में से 2 हुए थे मेरे से बस। वो भी क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन सर ने पहले करा रखा था मेरे को इसलिए। तो नए क्वेश्चन वही जैसे मैंने बोला, आप आपको वैरायटी देखनी पड़ेगी पहले और फिर अगर सिमिलर आ गया तो फिर आप कर सकते हो। और वो बट हाँ, टाइप हम लोग करते थे 701 से। हाँ इंटीरियर टाइप आई थिंक जीएमपी का इंटीरियर टाइप काफी अच्छा था और मेरे को तो पता नहीं था, वरना मैं सर से पहले नहीं रहता। जीएमपी मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी। मैंने बाद में जब जीएमपी कर रहा था तो मैंने देखा कि आइलैंड में था मैं, तो मेरे आधे से ज्यादा टेस्ट पेपर में जो अच्छे सवाल आया करते थे वो जीएमपी के ही थे ऑलरेडी। तो क्योंकि सोर्स तो उनके पास भी वही है, तो जीएमपी इंटीरियर टाइप इज वेरी गुड। जीएमपी अच्छा है काफी। और आपका समीर बंसल तो मैं कहूंगा कि आप पूरा कर लो। इंटीजर टाइप और मल्टी करेक्ट और पैराग्राफ, ये तीन तो सिंगल करेक्ट छोड़ दो, सिंगल करेक्ट में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता था। बट मल्टी पैराग्राफ एंड इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है समीर में, स्पेशली एओडी और इंटीग्रेशन के लिए। वो तो मस्ट है मतलब। हाँ, आपको समीर बंसल पे अच्छी क्लिप कब आई थी? 11th 12th में आसपास आई थी, नहीं 10th मतलब में। इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। इनका पूछना है कि आप पहली बार में ही आपको जम गया था या 2-3 बार करने के बाद ग्रिप बनी थी? बिल्कुल नहीं, पहली बार में तो कर रहे हो तो फिर तो मतलब अच्छा आईक्यू होगा तुम्हारा, अच्छी बात है। बट आई थिंक पहली बार में मेरे से तो नहीं हो पाया था। मैं आई थिंक इंटीग्रेशन भी ऐसे था कि मैं तीसरी बार सॉल्व कर रहा था और मेरे से फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, मेरे सर से सोल्यूशन मांगना पड़ रहा था क्योंकि वो क्वेश्चन है अच्छे, उन क्वेश्चन की क्वालिटी है, तो फिर वो है तो आपको करना ही पड़ेगा। रिपीटेशन, जैसे मैंने रिपीटेशन ही की है यहाँ पर। काफी मतलब वो कम बच्चे होते हैं जो आईक्यू के बेसिस बार पे बार। निकाल लेते हैं। और ये तीसरी बार कब आई थी, मतलब कौन से टाइम पीरियड में आई ट्वेल्थ थी? ट्वेल्थ ट्वेल्थ में, या ट्वेल्थ के लास्ट के अराउंड में आई थिंक मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली 4 या 5 बार किया था। और चौथी, ये जो चौथी पांचवी था तो वो तो मेंस के बाद था। और थर्ड टाइम जो था वो मेन से कुछ दिन पहले था। अच्छा। तब तक तो मेन तुम से लोग जस्ट पहले आते आते ग्रिप आ पाई थी। अगस्तियन कंपनी, हाँ यू गाइस ऑन यस। राइट टाइम ना? बहुत टाइम है अभी। हाँ यस सर। मई में खत्म हो गया था ग्रुप, और अभी वी आर डूइंग ऑल दोज नेम्स जो तुम बता रहे हो। वी आर मार्चिंग टुवर्ड दैट ओनली। हाँ तो तो शुरुआत में तो प्रॉब्लम आएगी। पेस की थोड़ी एक्सरसाइज भी करा रहे होंगे सर, एक कॉम्प्लेक्स हाँ नंबर में हाँ रोना आया होगा, एक लिमिट्स में रोना आया होगा। ये हाँ दो में लिमिट। ये दो में मेनली काफी प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी। तो नेचुरल है लिमिट यार मतलब। से पहले ही किया है, क्विज भी था उसी पे। नेचुरल है काफी, इसमें कोई मतलब बहुत दुखी होने बात नहीं है कि मतलब मेरे से ही नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ होता है, बहुत नेचुरल चीज है। और फिर मैं दुखी पूछ फील लूं? हो रहा है तो ठीक है, दुखी फील हो लो। एक बार सर से बात करो क्योंकि सर को पता है कि 7 सालों से पढ़ा रहे बच्चों को, तो उनको पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या है और कितने बच्चों से होने वाले हैं। तो उन्हीं से एक बार पूछ लो तो वो बता देंगे आराम से। हाँ, एक और अच्छा, बात कि तुझे मेंस के किसी भी टेस्ट में हम्म। सबसे लोवेस्ट मार्क्स कितना था? मैं मेरे ये मेन से 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक्चुअली काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं बोलूँगा काफी हेल्पफुल था ये मेरे लिए। एक्चुअली हमारा सीबीटी एग्जाम था, तो सीबीटी आयरलैंड वाले अलग करा नहीं रहते, तो मैंने फिटजी के लिए एनरोल कर रखा था। और फिटजी मैंने पहले बता दूं फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि एडवांस या मेंस जो भी तुम देने जाओगे उससे एक लेवल हायर आता है। तो मैं फिटजी का पेपर सीबीटी मैंने अप्लाई किया था देने के लिए। तो मैं, और ये मेन से 2 हफ्ते पहले की बात है। एक तो जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मैं यूजली एमसीपी करता था मेरा। ऐसा था, मैं मेंस के लिए एमसीपी करता था और एडवांस के लिए सीएमपी, बिकॉज मेरे को मेंस की मैथ्स बहुत हल्की लगती थी। तो इसलिए मैं स्टार्ट उससे करता था क्योंकि मैं जल्दी हो जाता था। बट फिर जी का मैथ्स अच्छा आया था उस पेपर में। और ऊपर से हमारे उस पेपर में पावर कट हो गया था। 45 मिनट्स तक पेपर बंद हो गया था, टाइमर लॉक हो गया था, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो ऐसा था कि मेरे को पहले पता नहीं था कि टाइम मिल जाता है बाद में, मैं पहले पैनिक करने लगा था कि मेरा टाइम खत्म ना हो जाए। ऊपर से फिर ये भी था कि क्वेश्चन टफ है, टाइम भी कम है, और ऊपर से मेरा ये था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो उसने मेरे से सवाल नहीं बनने, तो मैथ्स में नहीं बनने तो किसने बनेंगे।
ऐसे कर करके काफी ज्यादा पैनिक कर करके, बिकॉज और 2 बार पावर कट हुआ था, एक बार 45 मिनट्स के लिए होता, एक बार बीच में वापस 15-20 मिनट्स के लिए हो गया था। 2 बार पावर कट हो गया था बीच में। तो वो कर करके मेरे 160 मार्क्स आए थे 300 में से। मेरा आज तक का लोएस्ट स्कोर था मेंस का। बट लर्निंग एक्सपीरियंस ये था कि अगर ऐसा पावर कट वाली सिचुएशन बाद में कभी असली मेंस में हो जाए, और हो चुकी है पहले कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं होती बट कुछ सेंटर्स पे हो चुकी है, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका टाइम खराब नहीं होने वाला, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। और पेपर जैसे जैसे मैंने बताया, आपके लिए टफ है, सबके लिए टफ है। जैसे मेरा अब एक मुझे और याद दोस्त था वो। है एडवांस के पहले या मेंस के पहले भी एक हम लोग जो ग्रुप में एग्जाम्स लिखते थे, एक दिन एडवांस के पेपर में बहुत दिनों बाद तुमने लिखा था, तो उस दिन तुम्हारा कुछ बहुत नीचे आया था, यू रिमेम्बर दैट? कौन सा मुझे याद नहीं। हाँ, एक पेपर था जिसमें बाकी सब लोगों को बहुत ज्यादा आ गया था। तुम बोले कि यार मुझे मुझे फिर से सब एक बार देखना पड़ेगा मेरे साथ कैसे हो हाँ गया। हाँ, एक्चुअली वही पीरियड था बेसिकली। जैसे मेरा फिजिक्स सर ने बताया 11th में काफी वीक था, बट लास्ट में एक सर आ गए थे जो पर्सनल टेंशन दे रहे थे मुझे फिजिक्स के लिए। तो मैं उनके साथ काफी फिजिक्स में लगा रहता था काफी ज्यादा। और लास्ट में मैंने आई थिंक ज्यादा फोकस मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री पे ही था, क्योंकि मैथ स्ट्रांग था। लेकिन बीच में से पॉइंट अगर जैसे 3D हो गया, फोनिक्स हो गया, जिसमें कुछ याद करने वाली चीजें तो मैं भूल गया था। और कुछ चीज जैसे मैंने ध्यान दिया था, ऑब्वियसली आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाओगे तो कुछ कभी कभार कुछ स्टैंडर्ड चीजें भी एग्जाम में नहीं चमकेगी। तो सर ने ऐसे पेपर लिया था मैथ्स का, तो वो मैं काफी आउट ऑफ टच हो गया था। तो मेरे को स्ट्राइक किया है, मेरा स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट में भी मेरा ग्रिप छूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो फिर मैंने वापस उसको ध्यान देना शुरू किया। हाँ, बस एक ही टेस्ट हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट से सब लोग भयंकर तरीके से डर गए। मुझे याद है कि उस टेस्ट में इस भाई का बहुत अच्छा नहीं था। सारे खुश थे कि सर आप अक्षत गुप्ता करते हो। यार देखो धूल मिला दिया हमने। तो अगली बार आए भाई साहब, फिर अक्षत गुप्ता माइनस बाकी जो थे ना, वो 15-20 नंबर का 15 नंबर का डिफरेंस रहता था। तो मतलब एक तो डर जा सकते हो कि भाई साहब पता नहीं क्या हो गया, शायद मैं वापस आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। एक बच्चे को बहुत बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि ये गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है, इट्स अ टेम्परेरी, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। नेक्स्ट ईयर से चेंज हो गया, उसके बाद सब अलग से ही डिफरेंस बना रह गया। तो पैनिक करना इसलिए काफी नेचुरल है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब नहीं होगा, बट ये नहीं कि उसका हवा बना लिया बिल्कुल। एक बार अपने टीचर्स, टीचर्स से और पेरेंट्स से बात कर लो, थोड़ा कंफर्ट हो जाओ। उसके बाद आराम से उसके बारे में सोचो कि क्या वीक चल रहा है। क्योंकि रोने धोने से कोई फायदा होगा नहीं। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपने पेरेंट्स का हार्डवर्क और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो बस वही वेस्ट करोगे। उसमें टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक चीज रोकना चाहता हूँ आपको। मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि सर मेरे को मेंस के मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। मेरा पूरा फोकस एडवांस है। मेंस में मेरे को 96% आया, 99.9 आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में फर्क नहीं पड़ता, या रिजल्ट के बाद यही स्टेटमेंट बदल जाता रिजल्ट के बाद स्टेटमेंट बदल जाता है। है? मैं स्टेटमेंट मेरा। इसलिए हूँ, ये भाई साहब का ये बहुत थंबनेल था। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया था उस दिन रात को हमारी क्लास चल रही थी और हमने इनको टेस्ट दिया था, और 10 मिनट बाद ही मालूम चला रिजल्ट आ गया। भाई साहब अचानक से लापता गंज हो गए, और फोन लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। फिर पापा का 1 घंटे बाद फोन आया कि सर उसका रिजल्ट आया एंड ही इज वेरी डिप्रेस्ड। हमने कहा यार ये क्या बात हुआ। वो तो मेंस के, और किस बात के लिए डिप्रेशन, 99.92 आया था, मैथ्स में 100% आया था, फिजिक्स में बहुत गंदा आया था, मैं राइट? हाँ, 98.56 ऐसा कुछ था। हाँ। तो उसकी वजह से भाई साहब डिप्रेशन में थे, जबकि भाई साहब ने पहले से ही बोल रखा था कि मुझे मेंस के। तो इसलिए अगर ये कीवर्ड क्यों इस्तेमाल करता है ना, तो सच में फर्क पड़ता है। आप पहले मेंस में कितना भी अच्छा लाओगे, सेकंड मेंस में अगर पहले मेंस से कम आता है, रिजल्ट के दिन आप पूरी तरीके से गजनी हो चुके होते हो, आपको लगता है कि बस आज जो है यही सच है, यही मेरा नेट वैल्यू है। तो इसलिए आप इन सभी वर्ड्स को बहुत सावधानी से प्ले करें, बार बार कहीं लिख के रखें कि आप आगे इस पर भरोसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये सच है कि मेंस के रिजल्ट से एडवांस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंस में अक्षर तेरा रैंक कितना था? 1302। 1302। मुझे याद है कि उसी दिन भाई साहब ने मम्मी को भी फोन करके बोल दिया कि
मेरा 1000 के अंदर उम्मीद ना करो आप। और मम्मी ने पापा को बताया होगा और पापा ने मुझे बताया, तो फिर वही लाइफ इज सर्कल, गोल गोल घूम के मैं इनके पास पहुंचा। मैं इनको समझा रहा था कि ऐसा नहीं बोलते हैं। इन्होंने बोला कि मैं ऐसा सीरियसली नहीं बोल रहा था, बट मेरे को थोड़ा ऐसा बुरा लगा तो मैंने ऐसा बोल दिया। तो देखो, मेंस में 1300 रैंक था, एडवांस में 531। तो इट डजंट मैटर, लिटरली डजंट मैटर, बट इट विल अफेक्ट यू एट स्पेशली ऑन द सेम डे ऑफ द रिजल्ट, और एक दो दिन और आगे स्पेशली जब आपको आपके दोस्त का बेटर रिजल्ट आया और आपका ना आया आ तो रहे बुरा भाई। लगेगा। तो उसमें ना कई बार आप ऐसे चश्मे से देखोगे कि जब मेरा इसमें ही इतना खराब है, मतलब ये डायलॉग बहुत रिपीटेड है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें ही इतना खराब है तो एडवांस में कैसा आएगा? इट इज एज गुड एज कि मैं साइकिल चलाना नहीं आता तो प्लेन कैसे चलाऊंगा? तो ये वैसा है। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है हाँ, तो? मेरा एक क्वेश्चन था कि आप मतलब आप 12th में आप 11 कितना रिवाइज करते थे तीनों सब्जेक्ट में? मैंने ऐसे 11th 12th डिफरेंशिएट नहीं कर रखा था। मैंने जैसे बोला ना, जब जो मन करता था, फील आती थी कि यार ये पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेता था। और बाकी तो फिर मॉक टेस्ट ही हेल्प करते थे कि मॉक टेस्ट में कोई चैप्टर का मॉक टेस्ट हुआ, इसमें नंबर कम आ गए, अब मतलब ये भूल गया हूँ, रिवाइज करने का टाइम आ गया। बट हाँ, एक ऐसा रहता था कि स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि जैसे फिजिक्स मैथ्स में तो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यूजली लोगों को याद रह भी जाते हैं। केमिस्ट्री लोग भूल जाते हैं, तो एक संडे जैसे यूजली सबका ऑलमोस्ट फ्री रहता है काफी। संडे मैंने अपॉइंट कर रखे थे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स, जिस जो कंफर्टेबल हो तुम्हारे लिए, उसके अकॉर्डिंग कि यार इतने आवर्स, जो मेरा पुराना रटने वाला पार्ट है आईओसी ओसी का, वो मैं एक बार रिव्यू करूंगा, जरूर रिव्यू करूंगा। क्योंकि वो ये रिपीटेशन ही की है, तुम रिपीटेशन से बच नहीं सकते, अनलेस तुम्हारे पास बहुत अच्छी मेमोरी है, तो अलग बात है। बट अगर उसके अलावा तो तुम्हें बार बार देखना ही पड़ेगा। ये मैंने अभी लगभग सारे 2025 वाले पार्टिसिपेंट्स को बोल रखा है। ड्रॉपर बंधुओं बताओ हाँ या नाम बताना। मैंने बोला एक संडे डेडिकेट इंटायर केमिस्ट्री, यस और नो? यस सर। हाँ, तो एक दिन तुम्हारा केमिस्ट्री के नाम बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहा है बच्चा ना वो बिल्कुल सही, रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी। आप मतलब देखो, कोई चीज याद रखना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज याद रख करके 6 महीने बाद इसको उल्टी करना एग्जाम में, ये मुश्किल है, इसको मेंटेन करना। मैं एक एक क्वेश्चन अक्षर तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े प्रिय बच्चे हो। एक बात ये बताओ गुरु, अ, तुम पिछले 2-3 सालों में जितना पढ़ाई किए हो, अगर मैं हम्म। तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम दिल से मुझे प्यार करते हो, तो मैं तुमसे पूछूं भैया, जैसा आपने किया था उसमें क्या चेंजेस करूं ताकि मेरा रैंक आपसे अच्छा आ जाए? तो हम्म। आप ऐसे क्या चेंजेस बताओगे अपनी जर्नी में कि मैं कर दूं तो मेरा फायदा हो जाएगा? हाँ, और भैया ये भी मेंशन करिए आप क्या सही किए थे। यह हाँ। सही तो काफी लेटर पार्ट में किया था मैंने। ऐसे एक्चुअली, ऐसे अगर बेसिक स्टार्टिंग से बताऊं थोड़ा, कि 9th 10th में ऐसे स्टार्ट किया था, तो वही ग्राफ ने फैसिनेट किया, पढ़ता गया, तो फिर मैथ्स का आई थिंक बेसिक थ्योरी पूरा हो गया था 10th तक। 11th में भी जैसे जब स्टार्ट किया तो मतलब था कि यार नंबर वगैरह आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। लेकिन बीच में क्या हुआ कि मैं गेमिंग में एडिक्ट हो गया काफी ज्यादा। डीएलएस करके गेम सुना होगा लोगों ने, ड्रीम लीग सॉकर, अरे और सीओडी करके। तो ऐसे दो गेम्स है हाँ। जिसमें मैं काफी एडिक्ट हो गया था। और लेकिन मेरे को तुरंत रियलाइज इसलिए नहीं हुआ, बिकॉज आपके जो यूजुअली टेस्ट होते हैं कोचिंग में, वो जो आपने एक महीने पहले पढ़ा है उन पे होते हैं। तो मेरा ऐसा था कि यार मैं गेम भी खेल रहा हूँ, मेरे नंबर भी आ रहे हैं, तो मेरे को मतलब सेट लाइफ है। बट जब उनके टेस्ट हुए, जब मैं गेम खेल रहा था, तो फिर उसमें ऑब्वियसली मार्क्स बहुत कम है। और मेरे को याद है हमारे ऑल मुंबई टेस्ट हुआ करते थे, इसलिए ऑल मुंबई रैंक लिस्ट आया करती थी, और मैं हमेशा टॉप 10 में रहता था ऑल मुंबई में। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं सीधे टॉप 20 के बाहर निकल गया था, दोनों में, मेंस में भी एडवांस में भी। तब मुझे हिट हुआ यार कि ये क्या कर दिया मैंने, एंड आई थिंक इजीली मैंने 3 to 4 months वेस्ट कर दिए थे। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि यार गेम खेलो ही मत, लेकिन अगर एडिक्शन लग भी जाए तो एज सुन एज पॉसिबल पहले अपने पेरेंट्स और से बोल दो कि यार मेरे से हो गया, तो मम्मी बोलेगे तो फोन वोन रख लो अपने पास ही। क्योंकि मेरे को भी छूटने में फिर जिन लोगों ने कोटा फैक्ट्री वगैरह देखी होगी, पता होगा 21 दिन का रहता है, 21 days ही लगते हैं आदत छोड़ने में या बनाने में। तो वही 21 days
का था कि मतलब पहले हफ्ते में थोड़ा पुट्टी है, तो किसी भी, ये सिर्फ मैं गेमिंग के लिए नहीं बोल रहा, काफी डिस्ट्रक्शन हो गया लोगों को, सोशल मीडिया वगैरह उससे पर डिस्ट्रक्शन होता है, तो यार 2 साल के लिए छोड़ दो, उसके बाद पूरा यही सब कर सकते हो काफी ज्यादा। अ, उसके बाद फिर जब हिट हुआ तो फिर धीरे धीरे वापस पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, धीमे धीमे, जैसे पुराना काफी मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया था। एक और चीज ये है कि अब जब काम मिले यार तुरंत की तुरंत करने की कोशिश किया करो, क्योंकि बैकलॉग जब एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसको समेटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बढ़ता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा साथ भी ऐसे हो गया था बीच में, बट फिर धीरे धीरे करके थिंग सॉर्ट आउट हो गई। बट अगेन जैसे ही मेंस के टाइम में वापस मैं रिलैक्स हो गया था, सर ने कहा मुझे मेंस से फर्क नहीं पड़ता था, तो मेंस के टाइम में वापस मैं रिलैक्स हो गया था अगेन। फिर वापस जब मेंस में रिजल्ट मेरे जो मैं चाह रहा था वैसा नहीं आया, तो फिर अगेन हिट हुआ। एंड देन ऐसे ही मतलब यार, सबके जर्नी में अप एंड डाउन आते हैं, उसके बाद ही लोग सीखते हैं। तो जो मैं रेकमेंड करूंगा किसी को, अगर मुझसे बेटर रैंक चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द की। अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शंस, किसी प्रकार की चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सिर्फ 2 साल की बात है, उसके बाद मतलब आप सब कुछ कर पाओगे। जैसे जेई के बाद तो मैं ऐसा कुछ टाइम आ गया था कि बस कुछ करने को है ही, मैं करूँ क्या, मतलब मैं गेम खेल खेल के कर करके बोर हो गया था। तो बहुत टाइम मिलता है बाद में, तो तुम कुछ भी कर सकते हो अभी। 2 साल के लिए अगर तुम्हारा सही में एम है, पैशन है कि जाना ही है, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। ऑब्वियसली सारे दिन सेम नहीं रहने वाले, हर दिन में कुछ अप्स एंड डाउन हो सकता है, कि कोई टेस्ट खराब चला जाए, वो तो उससे ये नहीं करना है कि मतलब अपने ऊपर सेल्फ डाउट कभी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, और अपने आप को ट्रस्ट करो बस कि हाँ मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। और बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हमारे कुछ लोग थे जो चीटिंग वीटिंग भी करते थे, तो चीटिंग वीटिंग यार मतलब अपना ही नुकसान कर रहे हो, एक बार सो। और अगर कभी भी बहुत ज्यादा किसी भी चीज का हो, तो एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में याद कर लिया करो कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए, और कितने एफर्ट लगा रहे हो तुमको पढ़ाने के लिए, या तुम कितनी उम्मीद है उनको तुमसे। वो सोच लिया करो, तो उसके बाद अपने आप ही पढ़ने का मोटिवेशन है जो भी चीज सब आता है अपने आप ही। सर करेक्ट, वेल सेड। सर मैं कुछ पूछ सकता हाँ हाँ बिल्कुल। हूँ? भैया आपने जो बोला बैकलॉग, आपने उसको कवर कैसे किया था फिर? देखो शुरुआत में तो काफी इकट्ठा होता चला गया था, जैसे मेरा बेसिकली मैं बताऊँ चैप्टर वाइज, तो मेरा स्टार्टिंग ये जब गेमिंग का चल रहा था तो ऑर्गेनिक वगैरह उस समय स्टार्ट हुआ था। तो ऑर्गेनिक में मुझे काफी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज मेरा बेसिक्स ही क्लियर नहीं था। तो मेरा अपना टाइम को डिवाइड किया उस समय। हाफ टाइम पहले मैं जो मेरा बैकलॉग है उसको देता था, और बचा हुआ हाफ टाइम जो चल रहा है उसको देता था। बिकॉज एक्चुअली क्या है कि यार बैकलॉग में कई टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं, तो अगर तुम्हारा पहला वाला क्लियर नहीं है तो आगे वाला नहीं हो पाएगा। और ये तीनों सब्जेक्ट के लिए ट्रू है, तो इसलिए पहले वाले पे जब तक नहीं करोगे तो आगे वाला समझ में ही नहीं आएगा। तो जितनी जल्दी हो सके, जिससे तुम्हारा टाइम हो, टाइम टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल पहले अपना बैकलॉग क्लियर करो, उसके बाद फिर नए टॉपिक से फोकस करो, पुराने वालों पे पहले जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। अच्छा अक्षर, ये बताओ गुरु कि टेस्ट लिखने के पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल PYQs, हम्म। उसके लिखने के पहले का मोटिवेशन और उसके लिख देने के बाद की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, मतलब आइडियली क्या होना चाहिए उसको लिखने का मोटिवेशन। मैं उसके लिए कारण बताता हूँ। जैसे किसी को भी अगर PYQ लिखने के लिए बोलो ना, दे कम विद दिस कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, ये चैप्टर नहीं हुआ है, वो चैप्टर, मतलब ये इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। वो लिखना ही नहीं चाहेंगे। तो क्या मोटिवेशन होता था कि मुझे ये लिखना है, नंबर वन। लिख लेने के बाद आप क्या करते थे उसको, जब कितने नहीं आए, कितने आए, जो नहीं आया उसका क्या करते थे, जो आए उसको क्या, मतलब कुछ वाव फैक्टर क्या करते थे एग्जैक्टली आप? मेरे साथ भी पह- सेम में यही था। मेंस में भी मेरा ये था कि यार अभी तो रिवीजन चल रहा है, करते रहेंगे यार। मतलब ऐसा फीलिंग आती है कि यार जब मैं 100% प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा तब मैं पेपर लिखूंगा। तुम 100% एग्जाम से एक दिन पहले भी प्रिपेयर नहीं रहने वाले, तुम्हें फीलिंग ही नहीं आएगी कि मैं 100% प्रिपेयर्ड हूँ। करेक्ट। ये सोर्सेज इतने इनफाइनाइट है, तुम कोई पेपर देते रहोगे तुमको लगेगा यार ये भी नया क्वेश्चन आ गया, ये भी नया क्वेश्चन आ गया, तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, सर ने बोला। तो मोटिवेशन तो यही था कि ऑब्वियसली एडवांस देना। और एडवांस का मेरे सर ने मुझसे, एक दूसरे सर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि
द बेस्ट सोर्स फॉर एडवांस इज एडवांस पीवाईक्यूज, क्योंकि बाकी कोई भी तुम्हारे पास सोर्स होगा उस पे जो क्वेश्चन होंगे वो एडवांस से या तो एक लेवल कम हो सकते हैं या एडवांस से एक लेवल हायर हो सकते हैं, लेकिन एडवांस के लेवल के क्वेश्चन सिर्फ जेई एडवांस ही बनाता है। तो पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्स, ये आप मान के चलिए। तो आप पीवाईक्यूज को इम्पोर्टेंस दीजिए। और आफ्टर पीवाईक्यू एक्चुअली क्या होता था कि मेरा जैसे पीयर ग्रुप अच्छा था काफी, तो हम लोग डिसाइड कर लेते थे कि यार आज हम सब लोग ही इस ईयर का पेपर दे देते हैं। तो हम सब उस ईयर का पेपर दे देते और फिर साथ में बैठते थे और डिस्कस करते थे कि यार मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बना, तेरे से ये क्वेश्चन बना क्या। और फिर हम लोग अप्रोच भी देते थे, मतलब कोई दो लोगों से क्वेश्चन हो गया तो अप्रोच भी मैटर करती है कि किसका फास्टर अप्रोच था, बिकॉज ऑब्वियसली जेई में एक एक सेकंड से रैंक बदल सकती है आपकी। तो इसलिए आप डिस्कस करो फास्टर अप्रोच क्या हो सकती है, नए नए अप्रोच करने की ट्राई करो और पेपर को एनालाइज करो। और जैसे जो मैंने फर्स्ट एनालिसिस में बताया, दो मिस्टेक्स पे फोकस करो, आपकी 3 मिस्टेक्स जो हो रही हैं, और जो आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है उस पर ध्यान दो एक बार कि कॉन्सेप्चुअल क्या हो रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल जो हो रहा है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको तुरंत की तुरंत दूर करो। सर मैं कुछ तो पूछूं? पीएस तुम कुछ पूछना चाहते हो? सर मुझे पूछना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक सॉल्व किया था अपार्ट फ्रॉम कोचिंग के मॉड्यूल्स? एमएस चौहान, एमएस चौहान करके बुक काफी पॉपुलर है, आप वो कर सकते हो। और अगर आपका एमएस चौहान भी पूरा हो जाए तो उसके बाद एक और बुक, मतलब ये नेसेसरी नहीं है बट एक्स्ट्रा टाइम है तब जरूर कर सकते हो। दो हैं, एक सिंगेज की आती है सुरेंद्र कुमार मिश्रा की, और एक आती है नाम ध्यान में नहीं आ रहा, एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके ही है, अक्षय चौधरी के, अक्षय चौधरी करके एक राइटर है और वो भी कोटा के टीचर ही हैं। उनकी किताब आती है, वो थोड़ी हायर लेवल पे, अगेन थोड़ा ओलंपियाड लेवल पे है। तो आई थिंक एमएस चौहान सफिशिएंट है जे के लिए, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो और अच्छे क्वेश्चंस करने में तो कर सकते हो, बिकॉज रिसेंटली एडवांस ऑर्गेनिक अच्छी पूछ रहे थे मेरे पेपर ने भी। आई थिंक तीनों में से मैं बेस्ट ऑर्गेनिक पे, वेटेज वाइज भी ऑर्गेनिक ज्यादा थी मेरे पेपर में और टफनेस वाइज भी ऑर्गेनिक ज्यादा थी। ओके, और अनीस तुम्हारा क्या डाउट है? सर मुझे एक और चीज़ पूछना था। बोलो। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से की थी? मतलब जो मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते थे, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, वो सब। हाँ हाँ, दूसरे दो, एक तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है पीओसी करके, और उसके अलावा आई थिंक कोचिंग के ही मॉड्यूल और उनमें क्वेश्चंस थे उसके। और जो तुम्हारे टेस्ट पेपर वगैरह होंगे अभी, उनने भी क्वेश्चंस के थ्रू ही किया था मेनली, क्योंकि वो भी अगेन रटने वाला ही चीज़ है, क्वेश्चंस के थ्रू याद होता है। और बाकी एनसीईआरटी में एक आई थिंक लैब जनरल प्रिंसिपल्स करके एक चैप्टर है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है अभी, उसने भी बेसिक्स दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हो। ओके सर, थैंक यू। Dikshita, you want to ask something? You can ask. Okay, sir. Sir, actually, for physics, अक्षर, हम्म। तुमने ड्रॉपर बच्चों के साथ भी कुछ क्लासेस किया था ना? हाँ, आई थिंक जब मैं 10th में था तभी हाँ। आप जब मेन से एडवांस में ट्रांजिशन करा रहे थे तो हम्म। आपने उस समय ही में जीएमपी और समीर बंस में करा रहे थे। हाँ, तो वो there was a one batch of dropper in which there was one fellow, his name is Tarun. He's in IIT Tirupati now, electrical. So C is Dikshita, she's from Chennai. She is his younger sister but elder than us. So she has some doubts. She is very lovely kid and very hardworking and very intelligent. So Khandani IIT, you can say that. So just for reference कि तुम उस बैच में थे, उसका भाई था, तो she is now this year she will go to IIT. Ask Dikshita. sir, for physics, which would you prefer, like HCV module or PYQ module? Which combination? Module means she is referring to Ah, Ellen because he is in yeah. Ellen. Yes. All of them. I think you to HCB. I think I would prefer more for theory, only for theoretical purposes, because the questions are, I think, a bit outdated. They are a bit older. So I think you can prefer them HCB for theory purposes, and module is for basic understanding, and after that PYQs. And also, if you are interested more
IE Iridov, I more think you might have heard about it. It is a very good हाँ problem book for electrostats and for mechanics section. That is a very good book. Electromagnetism section and mechanics section. Do Iridov for practice. And other than that, your module and your PYQs all are important. You cannot skip any of that. like Cengage and Physics Galaxy, these kind of books also should be. Cengage, I would not recommend. It's very vast and it's like you won't be able to, if you're doing Cengage, then you won't be able to do anything else. Correct. Physics Galaxy textbooks I haven't solved personally, so I cannot comment. But there was this one book of advanced illustrations. There's a book, हाँ 700 advanced illustrations. That book I had done partially, not completely. The chapters in which I used to feel most problematic, only those chapters I used to attend from that. okay, thank you. Anis, you want to ask something? Quickly ask because 1 घंटे ज्यादा हो गया, बच्चा बेचारा मेरा। हाँ सर, भैया वो एनसीईआरटी जो हम लोग लिखते हैं वो इनऑर्गेनिक के लिए उतना काफी है कि उससे ज्यादा करना चाहिए? या उससे ज्यादा जो भी होगा वो तुम्हारे कोचिंग वाले ही बता देंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, आईओसी में थ्योरी के लिए जैसे लोग जेडीडी वेडीडी पढ़ते हैं वो हाँ पर्सनल होता है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। मेनली एनसीईआरटी है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो 2 सोर्सेज से तुम्हें या तो तुम्हारे कोचिंग वाले पढ़ाई देंगे तुम्हारे लेक्चर में, या फिर तुम जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे या कोई पीवाईक्यू पेपर दोगे उनमें ऑलरेडी वो चीजें आ जाएंगी अपने आप ही, तो तुम्हें उससे पता लग जाएगा अपने आप ही। आधी चीजें आईओसी में हाफ लर्निंग क्वेश्चंस के थ्रू ही हो जाती है। ओके भैया, थैंक यू। संयुक्ता, आप कुछ पूछना चाहते हो? संयुक्ता? ओके, तो आई थिंक मोर और लेस प्रजेश एंड प्रणेश फ्रॉम पुणे वाले, यू वांट आस्क समथिंग? काफी बच्चे मुझे लगता है कि साथ साथ खाना भी खा रहे हैं। तो आई थिंक मोर और लेस सबको एक जनरल आइडिया मिल गया है। सो अक्षत बता भी नहीं सकता कि कितना खुशी हो रही है ऐसा सामने सामने बैठ करके इतनी सारी बातें करना। और मैं तुम्हारे लिए और स्पेशली तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे जहाँ एक तरफ खुशी है वहाँ एक तरफ ये, जैसे रिटायरमेंट के बाद ना आप बार बार आपका मन करता है कि ऑफिस जाकर के घूम के आ जाओ, तो तुम्हारे लिए वो किताबें खरीदना, वो कौन सी दुकान से बैग लाना है, कौन सा बॉटल पानी के लिए यूज करना है, कौन से ट्यूशंस के लिए टीचर से बात करना है, किस स्कूल में एडमिशन लेना है, और तुम्हारे रूट जाने पर, कम मार्क्स आने पर क्या बात करके तुम्हें फिर से मनाना है। और जैसा मम्मी कह रही थी कि तुम्हें कुछ कुछ चीजें खाने का बहुत शौक है, तो ये सारी चीजों से अचानक से उनको एक रिटायरमेंट मिला होगा। मतलब सडनली उनके लिए ये डाइजेस्ट करना, एक्सेप्ट करना बहुत आसान नहीं होगा। हाँ। तो मैं इसीलिए बीच बीच में मैं उनसे संपर्क में रहूंगा, सो दैट हम दोनों रिचार्ज करेंगे एक दूसरे से बात करके। बिकॉज जी मेरी भी सर। आदतों में तुम शुमार थे, तो अचानक से बदलना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। तुमको मतलब भूल तो कभी नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे होता है ना, पकड़ के बुला लेंगे, चल आजा 2 चैप्टर बायोमेल कर लेते हैं बे, ये टेस्ट लिख लेते हैं, तो वो वाला अभी अंदर से गया नहीं। मैं तो चलो टीचर हूँ, एक सब्जेक्ट वाला था, वो तो भाई साहब दिन रात तुम उनके दुनिया हो, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और एक लूडो की लैंग्वेज बोलेंगे तो उनकी एक गुटी जो है अंदर जा चुकी है ना बट एक ही थी, तो ऐसा तो नहीं कि 2-3 थी कि और एक पे लग जाएंगे। सो एक बच्चे होने के फायदे और कम फायदे दोनों है ना। जी आई एम सो हैप्पी बच्चे, ये जो ड्रीम हमने एक साथ देखे थे वो तुम जी रहे हो, और मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम्हारे नाम का परचम ऐसे लहराता रहे। और आई फील रियली प्रिविलेज, यू नो, कि तुमसे बात करूं 2 मिनट और तुम रेडी हो जाओ, हाँ चलो आ करके बच्चों को समझाता हूँ। कुछ महीने पहले तुम टेबल के इस साइड थे, आज टेबल के उस साइड हो। अपने ही बच्चों के सामने खड़े होकर के उसके मन से बात सुनना और उसे सीखना कितना सुंदर होता है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है और आगे भी रहेगा। तेरे जैसा बच्चा मिलना बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि तुम्हें जितने ह्यूमिलिटी थी तुम्हारे काम में, बातचीत में जोक्स भी थे, टांग भी खींचते थे, मजे भी लेते थे, मजाक भी करते थे, और सारे लक्षण थे। ऑब्सेशन, तुम्हारे नाम से कितने सीनियर डर जाया करते थे। तो वहीं आईआईटी दिल्ली में बैठे हैं गुरु, खाली तुम हाँ, ध्रुव ध्रुव मल्होत्रा सर से कहता तो बात हुई थी। हाँ, खाली तुम ध्रुव उसको सर से मिलना, बोल देना कि मैं वही अक्षत गुप्ता हूँ फाउंडेशन वाला, देखना सारा बायोग्राफी उसको याद है। वो मुझे कह रहा था कि उसका एक लेक्चर में देखा, वो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, डाउट पूछ रहा था, उसको देखकर मुझे लगा ये 9-10 का बच्चा ऐसा कर रहा, मैं क्या करेगा। तो मुझे बहुत खुशी है, और तुम लोगों का हार्ट अटैक पैदा कर रहे थे, आने वाले टाइम में भी ऐसे ही बनाए के रखो। और मुंबई नहीं आओगे अब तुम्हें तो सच है, बट मैं दिल्ली आऊंगा तुमसे मिलने, आईआईटी। नहीं सर, मुंबई और अभी मुश्किल है, बाद में तो वो भी आ ही सकते हैं ना, हाँ जब हाँ, अगर ऑब्वियसली शादी वादी करोगे तो यहाँ आओगे, तो आ आप जाओगे। हर चीज शादी से रिलेट करते हैं। नहीं, पेरेंट तुम्हारे यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो शायद तुम्हारे लिए रेगुलरली आना मुश्किल होगा, बट मैं हाँ, दिल्ली आऊंगा, हमारा बारबेक का पार्टी बचा है, वहां पर के जो गैंग है सबके साथ एक पार्टी प्लान करेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। पेरेंट्स को मेरा नमस्कार कहना, और कहना कि बहुत दीवानगी से उन्होंने इस शेर को पाला पोसा है, और ये शेर हमेशा शेर ही रहेगा, धमाका करता रहेगा, मचाता रहेगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड सो हैप्पी फॉर यू एंड फॉर देम। उनको देख करके एज अ पेरेंट कैसे ग्रो होना चाहिए वो सीखा मैंने। तो कीप रॉकिंग बच्चे, लव यू, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, बस थैंक यू सर। मचाते रहो। सर हाँ बच्चे, सर एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अरे जाने दे भाई, उसको भूख भी लगी है, नहीं नहीं, डिनर कर लिया, ठीक है, पूछ लो। हाँ चल पूछ ले। मकसद भी आपके क्लासरूम में बहुत सारे लोग से मिले होंगे जो मतलब झूठ बोलते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मतलब वो लोग एक्चुअली करते क्या है? यार देखो, दो टाइप के लोग हैं जो सच में, एक होते हैं कि यार सच बोल रहे हैं कि हाँ इतना पढ़ते हैं वो, और एक ऐसे होते हैं कि यार बस मतलब बोल रहे हैं, और उनका आईक्यू ऐसा जैसे तुम्हारे सामने वो नहीं पढ़ रहे होंगे और बाद में मतलब उनके तुमसे ज्यादा नंबर आ रहे होंगे, तो ऐसे लोगों से यार तुम compete नहीं कर सकते। आई थिंक तुम अपने ऊपर ही फोकस करो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो, दूसरों से क्या फर्क पड़ रहा है, अपने आप से compete करो ना कि आई थिंक मैं तो एक और चीज बोलूंगा कि तुम अपने टेस्ट के एक रजिस्टर में जो जो भी मेंटेन करते हो उसमें एक वो भी मेंटेन करना स्टार्ट करो कि तुम्हारे परसेंट कितना आया है, और एक रैंकिंग, एक मैंने कैसा पता था कि एक टैग और एक परसेंट। टैग में लिखा था कि पेपर इजी, मीडियम, हार्ड था, और मेरे परसेंटेज कितने, अपना परसेंटेज देखो, दूसरों को छोड़ो, परसेंटेज देखो कि ये जिस जो सेम टैग वाला पेपर है उसमें क्या तुम्हारे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पेपर का। ठीक है ठीक है। तो लास्ट में थैंक यू। सबके लिए बस यही है कि कंसिस्टेंट रहो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, और बहुत ये एग्जाम टफनेस इसकी ये नहीं है कि पीसीएम टफ है, इस एग्जाम में डिसिप्लिन मेंटेन करना टफ है, और डिसिप्लिन एक बार आप अपने अंदर ले आओगे तो फिर जेई के आप कोई भी बैटल अपनी लाइफ में अच्छे से लड़ पाओगे। ग्रेट, ग्रेट, बहुत 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 अच्छी बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। अपने बच्चों पर मंत्रमुग्ध हो जाना, ये बातें भाई साहब, मेरे लिए बहुत बढ़िया। हर साल एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज होती है, अपना बच्चा आता है और कुछ ऐसा सिखा के जाता है कि मजा आ गया सुन के। लड़के, तुम्हारी ये लास्ट लाइन जो थी ना, बचा के रखी है तुमने, और प्रॉमिस करो कि तुम बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा आते रहोगे। जी सर, जरूर, मैं जब भी ये फ्री होंगे बच्चे आपको। बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कीप रॉकिंग, बाय थैंक बाय। यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर।